ठीक है। सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस अंडरगोज ए क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस in which its molar heat capacity C remain constant if during this process the relation of pressure and volume is given by PV to the power n constant। PV की पावर n constant ये दिया है और हमसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है n की वैल्यू क्या होगी, और वो C जो मोलर हीट कैपेसिटी है जिसका फॉर्मूला होता है ये आपको PV की पावर n constant C equals to CV plus R upon 1 minus n। जनरल प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है CV R अपॉन 1 माइनस n। CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और CP मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में इस n की वैल्यू डिमांड कर रहा है, जो आपको क्वेश्चन में देख रहे होंगे 4 ऑप्शन। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? इस CV को इधर ले आओ और R जो होता है वो आप जानते ही हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि CP आगे भी लिखा हुआ है। क्या है आगे, क्या कह रहा है? Here CP and CV are molar heat capacity at constant pressure and volume, then value of n बतानी है आपको, n की वैल्यू बतानी है। तो देखो मैं इसे इधर ले आया, R की जगह मैंने CP माइनस CV रख दिया और ये 1 माइनस n। ये जो 1 माइनस n है इसे इधर ले आता हूँ, इसे इधर ले आता हूँ। n की वैल्यू चाहिए ना, 1 माइनस n, तो ये CP माइनस CV और C माइनस CV। n को इधर ले आओ, बाकी को इधर ले आओ, आपको समझ में ही आ गया होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये C माइनस CV माइनस CP प्लस CV C माइनस CV, इससे ये कट जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई C माइनस CP और C माइनस CV, C माइनस CP और C माइनस CV। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, आई थिंक कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, C माइनस CP और C माइनस CV, बी वाला आंसर हो गया जो दिया है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है, आंसर आ गया आपका ये जेईई। और आप देख सकते हैं बिल्कुल टफ तो है नहीं, आसान ही है क्वेश्चन, टफ नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर लो, आगे बढ़ते हैं हम। आगे कार्नो इंजन वाला क्वेश्चन है, ये अभी नहीं करेंगे, कार्नो इंजन थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तब आएंगे। अब हम आ जाते हैं इसमें, उसका आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो स्क्रीनशॉट है, उसमें जेईई मेन का ही 2011 का एक क्वेश्चन है जो हम करेंगे, और एक इसी में पेज के नीचे 22वां क्वेश्चन है, ये हम करेंगे। ये जो 22 वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन 22 जो दे रखा है 2011 का ही है, ये मैं पहले बता देता हूँ। ये थोड़ा आसान है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और ये कई जगह मिल भी जाएगा। अब देखिए इसमें ये है आपका क्वेश्चन 22 जो कह रहा हूं मैं, अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा। It is moving with speed v and is suddenly brought to rest. Assuming no heat is lost to the surrounding, its temperature decreases by। समझो, ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएगा। कहा जाता है, कॉन्सेप्ट को समझ लो, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में गैस भरी है, उसे चलाया जा रहा है। तो अब यहाँ दो चीजें हैं, देखो, एक तो कंटेनर के जो मॉलिक्यूल है उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, और एक कंटेनर जो चल रहा है उसकी भी एनर्जी होगी। अब होगा क्या कि जब आप इसको रोक दोगे, इसे जब रोक दोगे तो कंटेनर रुक गया। अब कंटेनर जब रुक गया तो इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनके पास जो स्पीड थी कंटेनर की वजह से, जैसे ऐसे मानो कि एक बस में आप हो और बस को ले जा रहे हैं तो सारे पैसेंजर चल रहे हैं, लेकिन बस को एकदम से रोक दिया जाए तो बस कंटेनर हो गया, और हम जो पैसेंजर है उसके अंदर वो मॉलिक्यूल हो गए। तो क्या होता है, एकदम झटके से तेजी से हम आगे की तरफ चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, एकदम ब्रेक लगा दिए तो क्या होगा, हमारा कोलिजन हो जाएगा, आपस में टकराएंगे, कुछ सामने वाले दीवार से टकरा जाएंगे, उसकी ग्लास पे जाके टक्कर हो जाएगी।
तो कोलिजन होगा तो क्या होगा, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंटेनर, वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, हीट के फॉर्म में। और इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो कंटेनर है वो थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कि कोई हीट जो उसमें जनरेट हुई है, काइनेटिक एनर्जी जो हीट में गई, वो कहीं बाहर नहीं निकली, जो एनर्जी है वो बाहर नहीं निकली, तो वो अंदर ही रह गई। और अंदर रह गई तो आई थिंक क्या पूछा है उसमें, टेम्परेचर पूछा है, कितना राइज हुआ, क्या पूछा है। तो थर्मली इंसुलेटेड वेसल, हाँ टेम्परेचर ही बताना है कि टेम्परेचर में कितना राइज होगा, ठीक है, टेम्परेचर में कितना राइज होगा। थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेनिंग एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m, मॉलिक्यूलर मास m है, और एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गामा, इट इज मूविंग सडनली एंड स्टॉप and brought to rest, assuming that no heat is lost to the surrounding, its temperature increases by। तो अब हम ये कह सकते हैं, देखिए जो भी गैस की एनर्जी थी वो गई कहाँ, वो सारी एनर्जी चली गई कहाँ पर, उसके टेम्परेचर को चेंज करने में। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो कंटेनर की जो एनर्जी थी, जब हम उसको चला रहे हैं तो कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी, या मैं कहूँ गैस के मॉलिक्यूल, कंटेनर तो रुक गया, तो कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंटेनर, एक तो अपनी नेचुरल स्पीड से मॉलिक्यूल चल रहे होंगे, जब रेस्ट में होता है तब भी तो गैस के मॉलिक्यूल चलते हैं, लेकिन जो मोशन होगा, जैसे मैंने कहा ना, बस के अंदर हम बैठे हुए हैं तो बस जो चल रही है उसकी वजह से एक स्पीड हमारे पास आएगी, और एकदम बस को रोक दिया जाए तो हमारी जो इनर्शिया की वजह से स्पीड होगी, तो हम आगे जाएंगे और कोलाइड करेंगे। तो ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, हीट के फॉर्म में। और इसमें डेल्टा क्यू इंसुलेटेड का है, थर्मली इंसुलेटेड, तो डेल्टा क्यू जीरो हम लेंगे, ठीक है, डेल्टा क्यू जीरो हम लेंगे। तो अब इसमें देखिए, मान लो यहाँ पे हाफ ये मास m इंटू वी स्क्वायर, और ये एनर्जी गई डेल्टा यू में, ये काइनेटिक एनर्जी डेल्टा यू में गई, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये गैस की इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर बढ़ाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा एन सी वी, तो ये आर अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी। अब ये जो n है दैट इज नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को लिखेंगे गैस का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आपके पास क्वेश्चन अगर है तो आप इसमें इस m को नोटिस करिए जो मैंने लिखा है, एक तो ये जो m लिखा हुआ है, दिस m इज मास ऑफ द गैस एंड दिस m इज मोलर मास ऑफ द गैस, उसने दिया है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उसने दिया है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि गैस का मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास तो दिया है लेकिन गैस का मास कितना है ये नहीं दिया है, गैस का मास कितना है ये नहीं दिया है, ठीक है। तो अब ये m से m चला जाएगा, जो हमने गैस का मास माना था, और ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा टी टेम्परेचर, और ये आ गया गामा माइनस वन, और इधर वी स्क्वायर और 2 टाइम्स और m और आ जाएगा, ये m भी इधर आ जाएगा, नहीं m आ जाएगा इसके साथ में गामा माइनस वन, तो m को मैं चलो यहाँ लिख लेता हूँ, और 2r, बस 2r आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें हमें देखना होगा। तो ये आई थिंक बी वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, बी वाला आंसर आपको दिख रहा होगा, एम वी स्क्वायर, ये कैपिटल के लिखा है वो केल्विन है, आप सोच रहे हैं ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो केल्विन रहा होगा, ये टेम्परेचर के लिए यूनिट डेल्टा टी ना टेम्परेचर, तो केल्विन आ जाएगा, एम वी स्क्वायर गामा माइनस वन अपॉन 2r, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी में अगर पुष्पेंद्र है कि नहीं, पुष्पेंद्र नहीं है, तो उसने मुझे क्वेश्चन भेजा भी था, शायद उसमें आया है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी, सेम यही क्वेश्चन था जैसे अभी हमने किया है, वहां गैस का एटॉमिक मास मोलर मॉलिक्यूलर मास कुछ 4u दे रखा था, या गैस का मास 4u दे रखा था, ठीक से उसमें लिखा नहीं था, शायद जेई मेन का था या कहीं से नेटवर्क से दिया था, तो मैंने वही बताया था, सेम यही प्रोसेस वहां लगाया, ठीक है। एक क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है यू में एनकाउंटरेट, और या मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन इसी तरह का था लेकिन उसमें मिस्टेक ये थी, ठीक से मुझे याद नहीं, शायद गैस का मास शायद दिया था 4u, u का मतलब तो AMU वाला होता है, u एटॉमिक मास यूनिट, तो वहां जो मास हो जाएगा गैस का वो काफी कम होगा, तो या तो वो 4u जो लिखा था वो गड़बड़ थी, वो 4 ग्राम होना चाहिए था, या 4 किलोग्राम होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, ठीक है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन 1 मिनट शेयर करता हूँ, आप चाहें तो देख लेना। तो ये क्वेश्चन में जो मिस्टेक थी वो मैं बता रहा हूँ, क्या मिस्टेक थी।
ये है क्वेश्चन, ऑनलाइन का ही है, जेई मेन का, लेकिन जैसा दिया है एक सेकंड, मैं पढ़ के सुना देता हूं। अ मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मास 4u, ऐसे लिखा है। ये सबसे मेन यहाँ जो मिस्टेक है वो ये है, अ मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मास 4u। अब इस 4u का मतलब क्या समझा जाए? ये u तो नॉर्मली AMU वाला होता है, उसी का सिंबल होता है ना u। 4u दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ। मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मास 4u इज केप्ट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। ये जेई मेन ऑनलाइन 2021 ऑनलाइन का क्वेश्चन है, 25 फेब का, 25 फेब को जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग स्लॉट में। तो 4u इज केप्ट इन इंसुलेटेड कंटेनर, कंटेनर इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो यही आ जाएगी 30 वाली, ठीक है। इफ द कंटेनर इज सडनली स्टॉप्ड, कंटेनर इज सडनली, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये 2011 का है जेई मेन का, और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो 2021 का। तो ये 2000 जेई मेन 2011 का सीधे आंसर आ गया, हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ क्या ड्रॉबैक है, क्या इसमें कमी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब कह रहा है कंटेनर सडनली स्टॉप देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, और वो दिया है x/3r, और फिर ये डिमांड कर रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है सेम हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोनो एटॉमिक गैस है। अब दिक्कत क्या कहाँ है कि ये जो 4u लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से पढ़ें। अब मोनो एटॉमिक गैस, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मोनो एटॉमिक गैस। तो आप ही मुझे बताइए, हम ऊपर वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ। मोनो एटॉमिक गैस ऑफ, मोनो एटॉमिक गैस ऑफ मास 4.0u इज केप्ट, बाकी आगे की कहानी तो मैंने बताई थी, और वेलोसिटी जो दी है वो 30 दी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए मोनो एटॉमिक गैस ऑफ मास 4u, तो ये गैस का जो मास है इसमें कहीं नहीं लिखा है ये मॉलिक्यूलर मास है। मोनो एटॉमिक गैस ऑफ मास 4u कहीं नहीं लिखा मॉलिक्यूलर मास है। अब ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया इसमें m गामा -1 v²/2r केल्विन में आया। तो ये जो आप देख रहे हैं m हमने जो लिया था ये मॉलिक्यूलर मास है, तो ये हमें चाहिए। वेलोसिटी दे रखी है r के टर्म्स में, जैसे 3r आ रहा है वो तो आंसर आ ही जाएगा। गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस है तो 5/3 हम रख लेंगे। मेन क्या है कि ये m जो है हम मॉलिक्यूलर मास मान के चलें, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो साफ लग रहा है कि मोनो एटॉमिक गैस ऑफ मास, दिस मास लिखा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा। जो क्वेश्चन मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं भेज भी दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा आपको। तो 4.0u इज केप्ट इन अ कंटेनर विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब दिक्कत ये है कि हम करें क्या फिर, क्योंकि ये अगर मास हम मान के चलते हैं तो गैस का मोलर मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमको यहाँ पे। तो एनीवे चलो हमने यही मान लिया कि ये मॉलिक्यूलर मास ही है, मान लिया। अब मॉलिक्यूलर मास मानते हैं, तो यहाँ पे 4u अगर मैं लेके चलता हूं तो आप मुझे बताइए, 4u है तो आप इसमें मॉलिक्यूलर मास लेके चलेंगे 4u, ठीक है, 1 मोल के लिए भी तो 4 ग्राम आएगा। आप समझ रहे हो, u अगर लेके चलता हूं मैं तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 होता है u एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हालांकि आप जानते हो कि ये एक मॉलिक्यूल का मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है, जबकि ये क्या है, मोलर मास, एक मोल का, दैट शुड बी इन ग्राम। समझो मेरी बात को, वो ग्राम में होना चाहिए था, ये नहीं लिखा। एक गलती तो ये कि ये केवल मास लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा हुआ। दूसरी गलती ये कि 4u लेंगे तो एक सिंगल एटम का मास होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है। तो सिंगल मॉलिक्यूल की तो गैस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये मोलर मास है, यानी कि ग्राम में रखेंगे, तो ग्राम होना चाहिए था। एनीवे अगर मैं यू लेके चलता हूँ तो गड़बड़ तो हो ही गया, फिर भी तो मैंने सोचा कि ये मॉलिक्यूलर मास होगा तो मॉलिक्यूलर मास ले लिया। दूसरा मॉलिक्यूलर मास अगर है यानी मोलर मास है तो दैट शुड बी इन ग्राम, तो यू का अगर मैं लेके चलता हूँ तो कहीं दूर दूर तक आंसर ही नहीं उसमें मिलना है, क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा। दूसरा अगर हम ये लेके चलते तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है, तो गैस में एक मॉलिक्यूल ही हो तो ये मीनिंगफुल नहीं है। गैस होने का मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए, ये बात हमने एजम्पशन में पढ़ी थी, आप समझो मेरी बात को।
तो अब यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 न लेके मैं इसे ग्राम अपनी तरफ से कर देता हूँ ग्राम। तो 4 इंटू 10⁻³ क्योंकि 4 ग्राम अगर हम कहते हैं तो फिर इसका मतलब ये है, क्योंकि वैसे भी ये मोलर मास ही है, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, और ये आपका ये मॉलिक्यूल का नहीं, ये जो टोटल गैस का जो मास था वो तो कट गया दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ ग्राम लेना ठीक रहेगा, वो करेक्शन मैंने किया अपनी तरफ से। अब इसके बाद में फिर ये वैल्यू रखी गामा-1, तो गामा मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 -1, 5/3 -2/3 और v स्क्वायर, v वेलोसिटी क्वेश्चन में 30 मीटर पर सेकंड, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया था, 30 मीटर पर सेकंड दिया, तो ये 900 हो जाएगा स्क्वायर करोगे, और अपॉन 2r, तो 2 से 2 चला जाएगा, और ये आपका 900 और ये 4, 3600 और ये 10⁻³ 9 और 4 36, 30, तो 3.6 होना चाहिए, और अपॉन 3r। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू यहां से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3.6 आएगी, लेकिन इसमें जो आंसर मेंशन कर रखा है वो 3600 कर रखा है। कितना? 3600। ये भेजूंगा मैं आपको। अब आप मुझे बताइए 3600 आ सकता था अगर ये मास ग्राम की जगह केजी में होता, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसमें भी हमने क्या माना, मॉलिक्यूलर माना अपनी तरफ से, यू लिखा हुआ था, यू नहीं होके केजी देना चाहिए था, तब तो 3600 आएगा। और अगर यू की जगह में, यू तो मीनिंगफुल है ही नहीं वैसे भी, और अगर यू लेके चलते तो हम 1.6 एक मॉलिक्यूल के लिए होता, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो वो और भी कम वैल्यू आती। तो यहाँ पे ये जो टर्म आ रहा है उसकी वजह से 3.6 आएगा, और अगर इसे हम केजी में लेके चलते हैं जो दिया नहीं है, तो फिर वो 3600 जो आंसर दिया वो आएगा। ये इसी साल का ही क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस कर दिया। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो देखिए, ये मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह का सवाल आए कि एक कंटेनर में गैस है और कंटेनर को रोक दिया जाए तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट आपको अगर आ जाएंगे तो चीजें आसान होंगी फिर आपके लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे इस तरह से, राइट। इसके बाद एक सवाल और है इससे ऊपर जो था, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रेफ्रिजरेटर भी दिया है, स्पेशल रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग एट दिस अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, बस यही है। तो रेफ्रिजरेटर तो खैर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, और इसके आगे जो क्वेश्चन है, ठीक, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो सब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही है। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ हम स्टार्ट करते हैं, ये आपको नोट करना हो तो कर लेना। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है पूरा नहीं लिखा। मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मास 4U is kept in a container moving with a speed of 30 मीटर पर सेकंड, और कंटेनर सडनली स्टॉप, देन फाइंड द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर को उसने ये दिया था कि x/3r है, तो x की वैल्यू क्या है। ये इसी साल 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 जेई में फरवरी वाले स्लॉट में, 25 फरवरी का जो स्लॉट है मॉर्निंग स्लॉट, उसका क्वेश्चन है। मेरे पास जो आया क्वेश्चन वो मैंने आपको दिया, हो सकता है ओरिजिनल क्वेश्चन सही रहा हो, मेरे पास जो आया वो मैंने बताया, हो सकता है किसी साइड वाइड पे दिया है ओरिजिनल उससे, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा आपको भी पता है, नीट हो या जेई हो, कई बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट आई है, कई बार आंसर ही कोई नहीं होता, कई बार ऐसा भी हुआ है नीट में, जेई मेन में, आईआईटी में, कि 4 ऑप्शन में से सिंगल करेक्ट वाला था, लेकिन उसमें 2 आंसर सही थे। कई बार डेटा इनसफिशिएंट होता है, तो फिर ऐसे सवालों में फिर वो होता है कि बोनस वगैरह भी दिया जाता है। एनीवे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, लेकिन सवाल ये है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, तो इसकी कुछ खामियां थी, कमियां थी, डिसएडवांटेज थे, लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें जरूरत पड़ी। सवाल यह है कि लिमिटेशन क्या थी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब हमने हीट दी, उसमें से कुछ इंटरनल एनर्जी में और कुछ इंटरनल वर्क में, एक्सटर्नल वर्क में। जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ था उसे इंटरनल वर्क कहते हैं, और उधर एक्सटर्नल वर्क। तो वर्क एंड एनर्जी कन्वर्टिबल है, तो हम उसको वर्क को भी एनर्जी का ही फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि गैस एक्सपेंड की है तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो अब वहां एनर्जी कंजर्व रह रही है, लेकिन हमें इसमें कुछ चीजें पता नहीं लग रही थी। क्या पता नहीं लग रहा था? पता ये नहीं लग रहा था कि हम जो हीट दे रहे हैं या हीट का जो फ्लो हो रहा है वो
हॉट या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो रहा है या लो से हाई की तरफ हो रहा है। ये हीट के फ्लो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्व तो रहेगी, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन अगर लग रहा है तो वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है ये नहीं बताता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता है कि कोई प्रोसेस अपने आप से हो जाएगा या उसको कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी कि कोई वर्क अपने आप हो जाएगा खुद से या हमें कराना पड़ेगा, बशर्ते उसमें एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं कमियों को दूर करता है, ठीक है। मैंने कहा अब जैसे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपके रूम में एसी लगा हुआ है और एसी क्या करता है, अंदर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकता है। तो लो टेम्परेचर कमरे का टेम्परेचर कम होगा और बाहर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाहर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हीट अब एसी क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर रूम के अंदर से हीट लेके सराउंडिंग जहां का टेम्परेचर ज्यादा है वहां फेंक रहा है। तो इसके लिए एसी को वर्क करना पड़ रहा है रूम को ठंडा करने के लिए, क्योंकि हीट का फ्लो लो से हाई की तरफ हो रहा है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझेंगे कि इसमें हमें वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन एसी को बंद कर दिया जाए, अभी सुबह 10 साढ़े 10 बजे है और आप 1-2 बजे के आसपास देखेंगे अगर एसी न चल रहा हो तो आपको रूम के अंदर भी गर्मी महसूस होगी। पता है क्यों? क्योंकि बाहर जो हीट है वो अपने आप आपके रूम के अंदर भी आ रही होगी, उसके लिए किसी एसी की या कोई हीट खींच के बाहर से अंदर लाने के लिए कोई डिवाइस मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हीट का नेचुरल फ्लो क्या है? हीट का नेचुरल फ्लो है हाई से लो टेम्परेचर। आपके मान लीजिए घर है 1 स्टोरी 2 स्टोरी का, आप ऊपर कहीं रहते हैं, ऊपर खुली छत है मेरे कहने का मतलब, तो छत से हीट हाई से लो टेम्परेचर आपके घर के अंदर आ रही है, कुछ दीवारों से खिड़कियों से बाहर से अंदर आ रही है अपने आप। तो नेचुरल फ्लो क्या है, हाई से लो। बट अगर लो से हाई हमें कराना है तो फॉर दैट वी हैव टू डू वर्क, वी हैव टू डू वर्क। और ये काम कौन करता है? एसी करता है। ऐसे ही फ्रिज एक छोटा सा रूम कह सकते हो, फ्रिज को एक छोटा रूम कह सकते हो। तो फ्रिज क्या करता है, आपके उसमें खाने की चीजें रखी होती है, सब्जी है, दूध वगैरह है या कोई बटर वगैरह है या और भी कोई चीजें आपने उसमें रखा हुआ है, ठीक है, चीज वगैरह, ठंडी चीजों को ठंडा रखते हैं। तो कैसे? वो क्या कर रहा है, एक छोटा सा रूम मान लो, बॉक्स मान लो, उस बॉक्स में से हीट एक्सट्रैक्ट करके एसी फ्रिज क्या करता है, बाहर किचन में रिजेक्ट कर देता है, बाहर किचन में रिजेक्ट कर देता है। तो ये भी वही काम कर रहा है, लो से हाई टेम्परेचर पर हीट को रिलीज कर रहा है एंड फॉर दैट इट इज डूइंग वर्क। और कौन कर रहा है? कंप्रेसर। एसी में भी लगा होता है और फ्रिज में भी लगा होता है। जो एसी घर में लगा होता है उसका कंप्रेसर रिलेटिवली काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि एक बड़े रूम को ठंडा करता है, और फ्रिज थोड़ा छोटा रूम हो गया। फ्रिज को आप एक छोटा रूम कह सकते हैं, बहुत छोटा। तो उसका पावरफुल कंप्रेसर नहीं होगा एसी के कंपैरिजन में, एसी का कंप्रेसर इज मोर पावरफुल क्योंकि वो एक पूरे रूम को ठंडा कर रहा है। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का जो फ्लो है वो हाई से लो टेम्परेचर नेचुरली होता है, बट अगर लो से हाई कराना है तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो सकता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं कमियों को आंसर करता है, इन्हीं लिमिटेशन को आंसर करता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थी। अगर आपने, क्योंकि आप सब 12th पास वाले बच्चे हैं, तो हीट इंजन का, हीट पंप का अगर आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा कुछ हम दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आगे आएगा। और इसमें ये हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की बात हम कर रहे हैं, इसी का एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या करता है, ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है, और ये यहाँ पे कंप्रेसर है, इसे मैं हीट पंप कह रहा हूँ। तो हीट पंप क्या करता है, लो टेम्परेचर से कोई हीट लेता है, लेट Q2 हीट ली, और यहाँ इसको निकालने के लिए, खींचने के लिए W वर्क किया, और ये बाहर सराउंडिंग में Q1 हीट रिजेक्ट कर दी, Q1 हीट रिजेक्ट कर दी। तो जो हीट यहाँ से ली और ये वर्क किया वो इसके बराबर हो गया, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं Q1 बराबर है किसके, Q2 प्लस W के। तो अब देखिए सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्व है, तो एनर्जी कंजर्व है तो यहाँ से हीट ली, यहाँ से वर्क करना पड़ा निकालने के लिए इसको, रूम के अंदर से लो टेम्परेचर हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए इतना वर्क करना पड़ा और बाहर सराउंडिंग को रिजेक्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब ये लॉ जो लिखा हुआ है ये एनर्जी कंजर्वेशन है, तो ये जो लिखा हुआ है इससे देख के ये नहीं पता लग रहा कि हीट इधर से लेके और यहाँ से वर्क करके इधर रिजेक्ट किया, क्योंकि सेम इसी तरह का फॉर्मूला हम हीट इंजन में भी पढ़ते हैं। हीट इंजन में क्या होता है, यहाँ हाई टेम्परेचर से हीट लेते हैं,
और इस हाई टेम्परेचर से हीट लेके कुछ वर्क कराते हैं जो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, और बाकी सब क्या होता है यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, और इसमें भी यानी रिजेक्ट हो जाता है सराउंडिंग के लिए। तो इसमें भी आप देखो तो Q1 बराबर होता है Q2 प्लस W, Q1 बराबर होता है Q2 प्लस W के, लेकिन इसमें वर्क हमें मिल रहा है, इसमें हमें करना पड़ रहा है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता लगता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है ये एक्सप्रेशन जैसा आएगा, एनर्जी कंजर्व दिखाई देगी, बट इसमें ये पता कहाँ लग रहा है कि हीट का जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अभी जैसे यहाँ देखें तो यहाँ हीट का फ्लो लो से हाई की तरफ हमें कराना पड़ रहा है, एसी काम कर रहा है, जबकि हीट इंजन में हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है और उसमें आउटपुट भी मिल रहा है। तो ये काम हमें कौन करके देता है, जवाब कौन देता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझो, एक और सिंपल एग्जांपल से समझो। मैं और एक बताता हूं इसका केस। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये जमीन है, ये फ्लोर है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को मैंने कुछ काइनेटिक एनर्जी देके चला दिया, इस ब्लॉक को मैंने कुछ काइनेटिक एनर्जी देके चला दिया, तो ये जमीन पे चलता हुआ जाएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी एनर्जी का कुछ लॉस होगा, धीरे धीरे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। अब सवाल यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैंने दी थी, ध्यान से समझो, जो काइनेटिक एनर्जी मैंने दी थी वो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, क्योंकि रुक गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो पोटेंशियल एनर्जी में तो गई नहीं। तो आप कहेंगे कि सर फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गया, तो मैंने कहा लॉस हुआ तो कहाँ, एनर्जी में ही तो गया, बिल्कुल गया, क्योंकि एनर्जी का ही एक फॉर्म है हीट, उसमें गया होगा, क्योंकि फ्रिक्शन से ये जो सरफेस है उस पर जब रब करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, तो वो हीट में जा रहा होगा। अच्छा, जब चल रहा होगा तो हो सकता है थोड़ा आवाज भी आ रही होगी सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह से, तो थोड़ा साउंड एनर्जी में भी गया, थोड़ा हीट में भी गया। अच्छा, हवा में जा रहा होगा तो हवा में एक सरसराहट होगी, जैसे तेज बॉल हवा में फेंकते हो तो सर की आवाज सी आती है, तो वो भी क्या है, विस्कस फोर्स, उसकी वजह से भी लॉस हो रहा होगा। एक फ्रिक्शन सॉलिड सरफेस पे और एक मीडियम में विस्कस फोर्स, उसकी वजह से भी लॉस हुआ होगा। तो एक साउंड सुनाई देगी सरफेस पे चलने वाली और एक साउंड सुनाई देगी सरसराहट वाली, तो साउंड में भी गया। जमीन गर्म हो गया और हवा से रब करते हुए गया, तो हवा भी आसपास की थोड़ी सी गर्म हुई होगी, थोड़ी सी मतलब इतनी कम कि आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन पक्का ये तो कह ही सकते हैं कि उसमें जब गया होगा तो विस्कस फोर्स की वजह से एनर्जी का कुछ तो लॉस हुआ होगा, हीट में गया होगा। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद, मैंने कहा कि जैसे इस ब्लॉक को, जैसे मान लो एक जमीन है, कंक्रीट की रोड है, और उसमें एक पत्थर को रात के समय आप ऐसे जोर से खिसका दो तो आप देखोगे कुछ चिंगारियां टाइप की आपको नजर आ सकती है। मैंने कहा एक कंक्रीट रोड है और उस कंक्रीट रोड पे एक पत्थर के टुकड़े को ऐसे सरका दो जोर से उस रोड पे, तो आप देखो कुछ चिंगारियां, स्पार्क वगैरह नजर आ सकते हैं, दैट इज लाइट एनर्जी। हो सकता है, मैंने कहा कुछ वो ब्लॉक जब चलाया है, हो सकता है कि वो भी वहां स्पार्क देखने को मिले, तो कुछ लाइट एनर्जी में गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट में गई, साउंड में गई, लाइट में गई, राइट। और अब जब यहाँ ब्लॉक पहुंचा होगा तो इतना तो पक्का है कि कुछ ब्लॉक भी गर्म हो गया होगा, हल्का सा हुआ होगा। अच्छा, आसपास की हवा भी गर्म हुई होगी, उस हवा में साउंड भी प्रोपगेट की होगी। तो ये आप कह सकते हैं सर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ वायलेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो काइनेटिक एनर्जी थी तो हीट साउंड लाइट में ही तो गई, बिल्कुल ठीक है। अब अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी हीट साउंड लाइट में चली गई तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ब्लॉक जो वहां इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, कुछ हवा का टेम्परेचर बढ़ गया था, साउंड जो चली गई थी और जो हीट जो लाइट वगैरह गई थी, इसे ब्लॉक, सुनो, इसे ब्लॉक वापस खींच ले, साउंड को खींच ले, जो लाइट गई थी उसे भी वापस खींच ले, हवा जो गर्म हो गई थी उस हवा को ठंडी करके उसमें से हीट खींच ले, और अपनी जो हीट थी उस सबको मिला के वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और ब्लॉक उल्टा लौट आए और यहां से स्पीड बढ़ती चली जाए जैसे लौट रहा था। यानी ऐसे समझो कि एक कोई पिक्चर हमने बनाई और उस पिक्चर को रिवर्स में चला दिया, यहां से हीट निकल रही थी, ऐसे करके रिवर्स में चला दिया तो वो एब्जॉर्ब करते हुए वापस लौटाए और स्पीड बढ़ जाए। क्या ऐसा होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले फ्लो, इस वाले डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा था, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही थी, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप समझो मेरी बात को कि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर इसमें गलत क्या है, एनर्जी तो पहले भी कंजर्व थी और अभी भी कंजर्व है। जो हीट साउंड लाइट जो गई है मीडियम में और जो ब्लॉक में, वही हीट साउंड लाइट को काइनेटिक एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट कर दें, आज की डेट में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो टेक्नोलॉजी भी आए कि जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज है तो ये साउंड जो जा रही है, इस साउंड को मैं किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि रहती तो एनर्जी इसी में ना, मीडियम में।
ठीक है, तो अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐसी कोई मशीन लगा दे कि ब्लॉक रुका और फिर वही साउंड, हीट, लाइट जो गई थी उसको मीडियम से एक्सट्रैक्ट करके और उसको सम करके उसको कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी में, तो ब्लॉक वापस लाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा तो होता है, आप हमेशा श्योर होते हैं कि ब्लॉक को चलाओगे तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सर देखिएगा कुछ देर में ये रुक जाएगा। इसमें कोई सवाल पूछने वाली बात नहीं है। और आपने अगर मुझे बताया कि सर देखिएगा ये रुक जाएगा, तो मैं भी मजाक में कहूंगा कि क्या ये तो बहुत बड़ी बात बता दी, हमें तो पता ही नहीं था यार ब्लॉक जाके रुक जाता है, हम तो यही सोचते रहते कि चलता ही रहेगा। तो कोई भी किसी को भी अगर आप कहोगे तो वो तो मजाक ही करेगा ना, बोले देखो कैसा कॉन्सेप्ट बताया है कि ब्लॉक जाके रुक जाएगा, ये तो कोई भी जानता है। हाँ, हैरानी की बात तब होगी कि सर देखना चमत्कार होगा, अभी ये रुका हुआ ब्लॉक आप देखना चल के दिखाएगा। हाँ, तो दुनिया अगर ऐसा कर दो तो वो एक जादू हो जाएगा, दुनिया देखने के लिए आएगी, बोले अरे यार क्या कमाल करने वाला है, रुके हुए ब्लॉक को दूर से ही इसने जादू किया और वो ब्लॉक जो है रुका हुआ अपने आप चलने लग गया। काश ऐसा हो जाता तो हर कोई हैरानी में आ जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि सर देखना ये ब्लॉक मैंने चला दिया, अभी थोड़ी देर में रुक जाएगा, तो लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हो गया, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, जो अपने आप से हो रहा है, उसे कराने की जरूरत नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ब्लॉक जाके रुक गया तो एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कन्वर्जन हो गया, एनर्जी अभी भी कंजर्व है। लेकिन उल्टे वाले प्रोसेस में, रिवर्स वाले प्रोसेस में अगर कोई पूछा जाए तो रिवर्स वाले प्रोसेस में एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। लेकिन क्या वो प्रोसेस होगा? आप ये भी कह सकते थे सर हीट, साउंड, लाइट सबको कंज्यूम करके और उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, सर इसमें तो वायलेशन नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं हो रहा है वायलेशन, लेकिन प्रोसेस होता नहीं है। तो एक डायरेक्ट प्रोसेस हो गया, एक रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो अब इसमें डिसाइड ये करना है कि दोनों में एनर्जी कंजर्व हो रही है, लेकिन एक प्रोसेस अपने आप हो रहा है, मैं रेस्ट में मैं नहीं ला रहा हूं, कुछ देर में अपने आप रेस्ट में आ गया। तो रिवर्स में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि रेस्ट से मोशन में आ जाए? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी का जवाब देता है कि कोई प्रोसेस होगा अपने आप से और किसी प्रोसेस को कराना पड़ेगा। कोई प्रोसेस अपने आप हो जाएगा और किसी को कराना पड़ेगा, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। स्टेटमेंट तो हम लिख लेंगे। और जिस प्रोसेस को कराना पड़ता है उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिसे कराना पड़ेगा उसके लिए कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रूम को ठंडा करना है, गर्म करने के लिए वर्क करना पड़ेगा क्या? गर्म करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अभी गर्मी की मैं बात कर रहा हूं, तो गर्मी में रूम अभी इस समय मान लीजिए 10:30 बज रहे होंगे लगभग, तो इस समय आपके जो रूम का टेम्परेचर है 4 घंटे के बाद लगभग 2-2:30 बज जाएगा, उस समय गर्मी पीक पे होगी, तो आपका रूम डेफिनेटली पहले से ज्यादा गर्म होगा। तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल इंतजाम करना पड़ा क्या? आपको हीटर लाके लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का कम है, तो हीट का फ्लो नेचुरली हाई से लो की तरफ हो रहा है, आपका रूम गर्म होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको कोई अलग से वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 2-2:30 बज जाएंगे, गर्मी हो जाएगी, तो फिर आप उसको ठंडा जब करोगे तो आप सोचो काश ऐसा होता कि ये ठंडा भी अपने आप हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे हमें ठंडा करने के लिए एसी ऑन करना पड़ेगा। एसी क्या करेगा? रूम के अंदर से लो टेम्परेचर पे हीट को खींचेगा और बाहर सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग में, और इसके लिए एसी हैज टू डू वर्क। तो एक प्रोसेस तो अपने आप हो गया, गर्म करने के लिए कोई आपको एसी वगैरह चालू नहीं करना पड़ा कि बाहर से हीट ले लेके अंदर दे, अपने आप हो जाएगा। सो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप से हो जाता है, जो अपने आप से हो जाता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसे कराने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, आपको कोई वर्क नहीं करना। लेकिन जब इसे ठंडा करना पड़ेगा तो क्या होगा? वहां पहले हीट बाहर से अंदर आ रही थी, अब यहाँ अंदर से बाहर हम दे रहे हैं, अंदर से बाहर दे रहे हैं। तो अब दोनों प्रोसेस में देखो एनर्जी तो कंजर्व है, जितनी आई उतनी हम निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अगर काश ऐसा हो जाए, सुबह के टाइम में रूम ठंडा था, आपको एसी की जरूरत नहीं, सुबह नहीं चलाया आपने, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती गई, गर्मी बढ़ती गई, रूम गर्म होता गया, हीट आती गई, तो दोपहर में ऐसा हो जाए कि ये सारी हीट अपने आप बाहर निकल जाए और रूम ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं होता, उसे कराना पड़ता है। एंड फॉर दैट आपको वर्क करना पड़ेगा, एसी चलाना पड़ेगा, हीट पंप कह सकते हो आप इसको। हीट को एक तरफ से लो टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट करके बाहर रिजेक्ट कर रहा है, तो उसे चलाना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आपको मेरी बात शायद समझ में आई होगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि कौन सा प्रोसेस अपने आप हो जाता है और किसे हमको कराना पड़ेगा, और कराना पड़ेगा तो हमको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क हम कर रहे हैं उस वर्क से
आउटपुट आपको 100% नहीं मिलेगा, यानी कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उसके हिसाब से आउटपुट हमेशा कम आएगा। जितना आप एनर्जी दे रहे हो उससे आउटपुट हमेशा कम आएगा, ठीक है। 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिस्टम में कुछ डिसिपेटिव फोर्स होते हैं। इसको आप ऐसे समझो, एक बेहतरीन बात बता रहा हूं कि जैसे रूम में से 100 जूल हीट एसी ने एक्सट्रैक्ट करी, रूम में से एसी ने 100 जूल हीट एक्सट्रैक्ट करी, तो बाहर कितनी हीट गई होगी? 100 जूल नहीं, 100 से ज्यादा ही गई होगी, क्योंकि एसी ने वर्क भी तो किया है, वो वर्क भी हीट के फॉर्म में रिजेक्ट होगा। तो जितनी हीट यहां से एसी निकाल रहा है रूम में से, उससे ज्यादा बाहर रिजेक्ट हो रही है, पक्का। और उसके लिए एसी वर्क कर रहा है। तो अब यहां पर ये देखना होता है कि एसी ने जो वर्क किया, सपोज करो एसी ने जो वर्क किया और उसके बदले में यहां से हीट निकली, तो एसी की एफिशिएंसी 100%, जितनी हीट निकली है उससे कहीं ज्यादा एसी को वर्क करना पड़ा होगा। एक सवाल और पूछा जाता है, आपने शायद पढ़ा होगा, कि अगर मान लीजिए हम फ्रिज के डोर को खोल दें तो क्या किचन में ठंडा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जितनी हीट फ्रिज एक्सट्रैक्ट करेगा किचन के अंदर से, उससे ज्यादा किचन में रिजेक्ट करेगा। इसको ऐसे समझ लो कि आपने जो एसी आप लगाते हो तो क्या करते हो, चाहे स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, तो उसे जब लगाते हो तो उसकी जो हीट है जो वो फेंक रहा होता है पीछे की साइड में, कभी विंडो एसी की मैं बात कर लेता हूं, तो आपने देखा हो काफी ज्यादा हीट निकल रही होती है। अगर उसको हम बाहर की साइड में ना करके रूम में ही, जैसे कूलर लगा देते हैं रूम में, ऐसे ही एसी को रूम में लगा दिया जाए और चालू कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या एसी रूम को ठंडा करेगा? नहीं। जितनी हीट रूम में एक साइड से ले रहा होगा आगे से, उससे ज्यादा रिजेक्ट कर रहा होगा, तो रूम ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाएगा। ऐसे ही फ्रिज का भी केस है, किचन में एक साइड से खींचेगा हीट को, उससे ज्यादा हमेशा रिजेक्ट करता है। एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%, ठीक है। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। मैंने थोड़ी देर आपको यही चीजें बताई हैं। तो अब हम आएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेशन लिखेंगे, लिमिटेशन ऑफ फ्लूइड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट, दो इट इज बेस्ड ऑन, दो इट इज बेस्ड ऑन, it is based on principle of conservation of energy, though it is based on principle of conservation of energy, though it is based on principle of conservation of energy, though it is based on principle of conservation of energy, however it does not tells us, it does not tells us, it does not tells us the feasibility, it does not tells us the feasibility, does not tells us the feasibility of the process। फिजिबिलिटी का मतलब प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, फिजिबिलिटी। मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है मेरी वॉइस आप तक क्लियर ना पहुंचे या समझ ना पाए क्या बोला है मैंने। फिजिबिलिटी मतलब प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, फिजिबल होगा कि नहीं होगा, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। दैट इज, आगे और लिखेंगे, दैट इज इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट whether the process, whether the process, it does not tells us about whether the process, whether the process is spontaneous, whether the process is spontaneous or not, whether the process is spontaneous or not, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी ये नहीं देता है। यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप से हो जाएगा, स्वतः कहते हैं हिंदी में, स्वतः अपने आप से हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। जो अपने आप से हो जाए ये नहीं बताता। जैसे मैंने कहा नेचुरल फ्लो हीट का हाई से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, ठीक। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में लिख लें,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, first law of thermodynamics does not tell us first law of thermodynamics does not tell us first law of thermodynamics does not tell us the direction of flow of heat, does not tell us the direction of flow of heat, direction of flow of heat, direction of flow of heat, ठीक है, that is whether it flows from, ये डेफिनेशन में हमने लिखा है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहीं नहीं ऐसा आता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहेगी। हाँ, हमने डेफिनेशन पीछे लिखी थी किसी चैप्टर में, आपको याद होगा कि हीट वो एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हाई से लो टेम्परेचर की तरफ बहती है, ये डेफिनेशन लिखी थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा कहीं हमने ये जिक्र नहीं किया है कि हाई से लो की तरफ जा रही है, तो इससे कोई जानकारी ये थोड़ी पता लगती है। जो अभी हमने यहाँ Q1 = Q2 + W है, इस तरह का जो लिखा, इसे देख के आपको पता है कि हीट का फ्लो किधर से हो रहा है, लो से हाई हो रहा था कि हाई से लो हो रहा था, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाया था उस दोनों डायग्राम के लिए यही फॉर्मूला काम करेगा। और आगे हम देखेंगे भी कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर यानी हीट पंप जब हम पढ़ेंगे तो यही फॉर्मूला दोनों में यूज होगा, दोनों में यही फॉर्मूला यूज होगा, आपको पता ही होगा, आगे आएगा, हम अभी पढ़ेंगे। तो फ्लोट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज वेदर इट फ्लोज फ्रॉम, आगे लिखें, वेदर it flows from whether it flows from high temperature, whether it flows from high temperature to low temperature, high temperature to low temperature, or low temperature to high temperature, or low temperature to high temperature, low temperature to high temperature, ठीक है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। इसके बाद लिखें नेक्स्ट लाइन से, बस ये लिमिटेशन है, आप लिखेंगे दीज लिमिटेड, नेक्स्ट लाइन से लिखना, उसी में नीचे नेक्स्ट लाइन से, अगली लाइन से, दीज लिमिटेशंस ऑफ फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी दीज लिमिटेशन ऑफ फ्लोट are answered in second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, फ्लोट इन second law of thermodynamics, ठीक है। तो second law of thermodynamics में दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट, मैं दोनों लिखाऊंगा, मीनिंग दोनों का सेम है, बस कहने का तरीका अलग है, दोनों का जो अंदाज है बात को कहने का वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेम चीज ही बताते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब ये इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, एक हीट इंजन और एक हीट पंप, लेकिन पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं और उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ ही ये आपका चैप्टर खत्म होगा। तो देखते हैं, आज पहले थ्योरी वाला पार्ट करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट जब हो जाएगा देन वी विल कम टू क्वेश्चंस, जो मैंने आपको भेज रखे हैं सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 2-2 बार 3-3 बार जेई मेन नीट में आ चुके हैं, जो 2-2 3-3 बार नीट में और जेई मेन में आ चुके हैं। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा एडजस्ट, हाँ भाई। तो अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, पहले आप लिखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक तो ये दोनों ने स्टेटमेंट दिया और दूसरा जो था वो था आपका क्लॉसियस का स्टेटमेंट। तो पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है इसको इसी चीज को क्या कैसे इसने एक्सप्रेस किया, कैसे बताया, तो आप लिख लें, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाइए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, it is impossible to construct
construct a heat engine, it is impossible to construct a heat engine which would absorb heat from reservoir यानी जहां से हीट ले रहा है, दो चीजें होती है, एक रिजर्वायर होता है, एक सिंक होता है। सिंक में तो रिजेक्ट होती है, रिजर्वायर से ली जाती है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हिच वुड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड converts 100% of it into work, यानी हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो वेस्ट होगी, 100% इसका कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हिच वुड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ इट इनटू वर्क। ठीक है, ये इसी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का it is impossible to construct, ये हो गया। अब इसी को दूसरे तरीके से, इसी केल्विन प्लैंक के, क्लॉसियस की बात नहीं कर रहा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को और इजी हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो आप ये कह सकते हैं a machine with 100% efficiency, a machine with 100% efficiency is not possible. A machine with 100% efficiency is not possible. ठीक है, इसी को और एक तरीके से बोल सकते हैं, यही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को अलग अलग, मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको अलग अलग बुक में केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट डिफरेंट मिल सकता है। आपको लगा कि सर आपने ये लगा, हमने तो वहां यही पढ़ा, यही चीज तो है इसमें। आप ध्यान से देखिए कि जो हीट है उसका 100% कन्वर्जन नहीं हो रहा, इसका मतलब एफिशिएंसी 100% नहीं है, यही मतलब तो है इसका। ठीक है, आप इसको पीछे मैंने कैलोरीमेट्री में शायद आपको बताया था कि 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप ऐसे हैंड रब कर रहे हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं और वर्क से क्या हो रहा है, आप देख रहे हो हाथ गर्म हो रहे हैं, है ना, ऐसे जब रब कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क हीट में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% जा रहा है, बट 100% वर्क हीट में वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन हीट को 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसी को 100% of work can be converted into heat. 100% of work can be converted into heat, but 100% heat cannot be converted। ठीक है, विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे, मैं बराबर देख भी रहा हूँ सामने लैपटॉप पर कि आपको विजिबल है। 100% ऑफ वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो देखिए, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को ही मैंने और दो तरीके से बता दिया। एक ही चीज है, आपको डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट तरीके से मिल सकता है लिखा हुआ। ये हो गया आपका पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब जो दूसरा था वो क्लॉसियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। क्लॉसियस ने इसी चीज को दूसरे तरीके से कहा, मीनिंग दोनों का ही सेम है, क्लॉसियस स्टेटमेंट, यही चीज क्लॉसियस ने, ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, क्लॉसियस ने क्या बताया, जैसे मैंने कहा ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि हीट का फ्लो किस तरह से होगा। तो क्लॉसियस ने बताया कि हम ऐसी कोई मशीन बना नहीं सकते, ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट को फ्लो करा दे
बिना कोई वर्क किए, बिना कोई वर्क किए ऐसी कोई मशीन हो नहीं सकती कि वर्क ना करे लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर कर दे, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर कर दे। एसी है, लो से हाई पे करता तो है पर इसका जो कंप्रेसर है इट हैज टू डू वर्क। आप बंद कर दो एसी को, एसी को बंद कर दो और फिर देखो रूम ठंडा होगा कि गर्म होगा? गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वर्क करेगा तभी होगा। यही क्लॉसियस ने बताया। तो आप लिख सकते हैं इसमें भी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, it is impossible to construct a machine which can transfer, which can transfer, it is impossible to construct a machine which can transfer heat from a cold body to hot body without doing any work, without doing any work। ठीक है, बिना वर्क किए 100% उसका जो हीट का ट्रांसफर है वो कोल्ड से हॉट बॉडी में करते बिना कोई वर्क किए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो ऐसी मशीन जो कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही, कोई वर्क नहीं कर रही, ऐसी मशीन को परपेचुअल मशीन कहते हैं। हो सकता है ये नाम आपने कभी सुना हो, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। ऐसी मशीन जो कोई एनर्जी कंज्यूम ना करे, एसी चल रहा है और बिल आ ही नहीं रहा आपका, एसी चला रखा है, ठंडा भी हो रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, बट आपका बिल नहीं आ रहा है, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिल नहीं आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई मशीन हम बना नहीं सकते कि जो एनर्जी लेना, वर्क करने के लिए कोई एनर्जी ना ले और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर कर दे, है ना। लेकिन गर्म करने के लिए कोई वर्क नहीं, अपने आप रूम गर्म हो जाएगा, उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपने आप फ्लो आएगा, नेचुरल फ्लो होता है हाई से लो की तरफ। ठीक है, ऐसी मशीन जो बिना वर्क करे या बिना एनर्जी लिए वर्क करे, यानी उसकी एफिशिएंसी 100% हो, ऐसी मशीन को परपेचुअल मशीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आएंगे हम पहले हीट इंजन में और फिर उसके बाद हीट पंप। ठीक है, तो हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर से हीट लेके उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करती है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है, और बाकी का सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाता है। सराउंडिंग को हम सिंक भी कहते हैं। यहाँ दो चीजें हैं, एक होता है सोर्स या रिजर्वॉयर जहां से हीट ली जाती है, और एक होता है सिंक या सराउंडिंग जहां हीट रिजेक्ट की जाती है। ठीक है, तो जो हीट ये लेगा हाई टेम्परेचर से इंजन, और उसका कुछ पार्ट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा, कुछ पार्ट उसका बाकी वेस्ट हो जाएगा, वेस्टेज हो रही है, यानी हीट का 100% वर्क में कन्वर्जन नहीं होगा, कुछ वेस्टेज तो पक्का होगी, पक्का होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स heat, it is a device that convert heat into work, it is a device that converts heat into work continuously। ठीक है, it is a device that convert heat into work continuously through a cyclic process। और इसका एक केस हम आगे देखेंगे, कार्नो इंजन। कार्नो इंजन एक आइडियल हीट इंजन होता है, कार्नो इंजन एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन होता है, और उसमें 4 प्रोसेस होते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। 4 में से 2 प्रोसेस आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक। एक पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबेटिक कंप्रेशन। दिस इज हाउ द आइडियल हीट इंजन साइकिल वर्क। उसमें 4 प्रोसेस होते हैं।
तो वो हम आगे देखेंगे। ऐसे इंजन को कार्नो इंजन कहते हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म में एफिशिएंसी का आता है। वो दोनों चीजें मैं बताऊंगा, कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं जो मैं यहाँ कोशिश करूंगा दूर करने की, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद ये काम कैसे करता है, इट टेक्स हीट फ्रॉम सोर्स या रिजर्वॉयर, इट टेक्स हीट फ्रॉम सोर्स या रिजर्वॉयर, एक ही बात है, एट हाई टेम्परेचर एंड कन्वर्ट सम ऑफ इट, 100% नहीं, कुछ इसका पार्ट, सम ऑफ इट इनटू यूजफुल वर्क W and reject remaining heat to the surrounding सराउंडिंग को आप सिंक भी कह सकते हैं। सिंक का टेम्परेचर लो होता है और सोर्स या रिजर्वॉयर का टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। एंड यूजुअल वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग हीट टू द सराउंडिंग सिंक एट लो टेम्परेचर। एक एक चीज को समझ लोगे तो पक्का आपसे एफिशिएंसी का क्वेश्चन 100% आप कर पाओगे। और इसमें मेडिकल में तो खैर आसानी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जेई वगैरह में आईआईटी में थोड़ा अच्छे से सवाल आए हैं, जिनमें से मैं जेई मेन के क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, क्योंकि अभी पहला आपका अटेम्प्ट तो जेई मेन का ही है। उसके बाद एडवांस वगैरह के भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, जेई मेन के क्वेश्चन और एडवांस के हीट वाले पार्ट में मैं बात करूं खासकर, ठीक है। तो वो भी हम आगे देखेंगे। कुछ आप मान के चलिए एडवांस के करीब करीब 80% 90% क्वेश्चन तो आप इतना जो जेई मेन वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ उससे कर लोगे। 10% वाला पार्ट जो रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं उस डिफिकल्टी के, तो हमारे पास टाइम होगा आगे प्रैक्टिस के लिए। तो वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस से पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की आपकी जब बढ़ेगी तो खुद से भी कुछ टफ वाले क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए मैं यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं। ये ब्लॉक डायग्राम है, इंजन मत समझ लेना इसको, ये इंजन ऐसा होता है, ये ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बता रहा है कि प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये जो ऊपर है इसे रिजर्वॉयर या सोर्स कह सकते हो, मैंने अभी आपको बताया सोर्स या रिजर्वॉयर एक ही बात है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, हाई टेम्परेचर T1, और T1 टेम्परेचर पे इसने हीट ली Q1, ये इंजन है, हीट इंजन। इसने कुछ वर्क किया और आप चाहो तो इसे यूजफुल वर्क भी कह सकते हो, W, ठीक है, यूजफुल वर्क W। और इसमें से बाकी का Q2 हीट रिजेक्ट कर दी, वेस्ट हो गई, सराउंडिंग में चली गई, तो इसे हम सिंक कहते हैं, सिंक। और सिंक का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू दिस टेम्परेचर। सिंक नहीं होती आपके किचन में, जैसे सिंक होती है तो उसको ड्रेन की तरह हम यूज करते हैं, पानी वेस्ट करना है, बर्तन साफ कर रहे हैं तो ड्रेनेज टाइप का हो गया, तो वो वेस्ट है उसमें ड्रेन कर देते हैं। तो ये भी हीट जो है सराउंडिंग में चली जाती है। ये हीट Q2 है, Q1 में से ही मिली, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो Q1 था उसमें से कुछ तो Q2 में गया, बाकी का W में गया, तो W हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2। जो वर्क है वो इसके बराबर आएगा। तो वर्क इसी में से आया है, वर्क इसी में से आया है, ठीक है। अब जो सोर्स होता है और जो सिंक होता है, इनकी जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब क्या है, थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आप कितनी भी हीट इनको दे सकते हो, इनके टेम्परेचर में कोई फर्क आने वाला नहीं है, एप्रिशिएबल चेंज आने वाला नहीं है। जैसे एसी वगैरह चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे एसी शहर में चल रहे हैं, तो वो सारी हीट सराउंडिंग में जा रही है, तो कोई बहुत एप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा। हालांकि हम कह भी रहे हैं, ऐसा कहा भी जाता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की बात करी जाती है, लेकिन एप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा है। इतनी सारी एसीज वगैरह चल रही है टेम्परेचर में, ये नहीं कि 2 4 6 डिग्री का चेंज आ गया, अंदर से हीट जाके बाहर ही जा रही है, और जितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है उससे ज्यादा नो डाउट रिजेक्ट हो रही है।
तो आप देखोगे आपके घर के आसपास बाहर बालकनी में एसी का हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो वहां तो टेम्परेचर आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन पूरे यूनिवर्स का बात करें या एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें बहुत एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है। इनकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, थर्मल कैपेसिटी किसकी, सोर्स और सिंक की। सोर्स और सिंक की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, थर्मल कैपेसिटी यानी कितनी भी हीट ले सकते हैं और दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। सो ईटा इज व्हाट, ये आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो पढ़ते आए अब तक हम। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। आउटपुट ये था वर्क हमें कराना है, वर्क हमें कराना है, वर्क चाहिए, और इसके लिए इनपुट हमने ये दिया, तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम यहाँ से W अपॉन Q1 कह सकते हैं, और आप चाहो तो W अपॉन Q1 में W की वैल्यू यहाँ से Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ये कह सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है, और आप चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, W यूजफुल वर्क और ये इनपुट हो गया, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये हीट है जो हमने दी और ये वर्क है, और ये वर्क किसके बराबर होगा, इसके डिफरेंस के। यानी आप ऐसे समझो, ये पॉजिटिव हीट है, ये नेगेटिव हीट है, ये पॉजिटिव हीट है, ये नेगेटिव हीट है अपॉन पॉजिटिव हीट। तो मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आगे किसी भी साइकिल में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है परसेंटेज में चाहिए, तो आप परसेंटेज में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया है, इसमें ऊपर जो हीट है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एलजेब्रिक। ये जो डेफिनेशन अब जो लिख रहा हूं ना, ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, किसी भी साइकिल में आप लगा देना, किसी भी साइकिल में लगा देना, बस इसका मतलब समझना है, एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट्स। ऑल द हीट्स का मतलब समझ रहे हो, जो हमने सप्लाई करी वो और जो रिजेक्ट करी वो। और एलजेब्रिक का मतलब ये कि प्लस माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस वाली आ गई, ये माइनस वाली आ गई, तो एलजेब्रिक सम का मतलब सारी जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव सब, जो दी गई वो भी और जो ली गई वो भी, जो रिजेक्ट हुई वो भी। लेकिन नीचे जो है ये आप देखें तो ये कौन सी है, ओनली हीट सप्लाई। ठीक है, और आप चाहो तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। 100% से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, या यहाँ लिख लो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये फॉर्मूला आ गया। मैंने 100 का मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, जब जरूरत होगी तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हीट इंजन वाला पार्ट हुआ। अब इसी का एक स्पेशल केस होता है कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको नोट करिए। आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आप इसके बाद लिखेंगे कार्नो इंजन। ये तो जनरल केस है, और इससे जो फॉर्मूला हमें मिला है वो किसी भी तरह की साइकिल में हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद कार्नो इंजन। अब कुछ लोग कार्नो पढ़ते हैं, कुछ लोग कार नोट पढ़ते हैं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लो, भावनाओं को समझो। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कार्नो पढ़ो या कार नोट पढ़ो। अब ये तो जो लिखने वाला है उसको कुछ सोचना चाहिए था कि फालतू में एक लेटर टी वेस्ट कर दिया, इसमें कार्नो भी पढ़वाना था, तो फिर इसकी टी लगाने की क्या जरूरत थी, या नॉलेज में के लगाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, फालतू नॉलेज में के लगाने की आज तक नॉलेज नहीं हो पाई हमको तो।
कि क्यों लगाया, निमोनिया में पी क्यों लगाया आज तक नहीं पता लगा, ठीक है। तो एनीवे कार्नो इंजन व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो, बिंदास बोलो, इससे कोई फर्क नहीं, फिजिक्स आनी चाहिए, इंग्लिश कोई नहीं पूछ रहा। कार्नो इंजन है, मैंने जो पढ़ा कार्नो इंजन पढ़ा, तो कार्नो बोलते हैं, कुछ लोग कार्नोट बोलते हैं, व्हाटएवर डजंट मैटर, एफिशिएंसी फिर भी आपको निकल आएगी, समझ में पूरा आएगा, कार्नो बोलो या कार्नोट बोलो, ठीक है। तो भैया इंग्लिश है, फनी लैंग्वेज है, ठीक है, बट हमें बोलने में प्राउड महसूस होता है, हिंदी बोलने में शर्म आती है, जबकि इतनी अच्छी भाषा है हिंदी, शुद्ध, ठीक है। और इंग्लिश आजकल की मॉडर्न भाषा है, जाने किस बेवकूफ ने बनाई, कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ हकीकत है। आप सोचिए कि लिखते कुछ है, बोलते कुछ है, ठीक है, स्पेलिंग कुछ और है, जब आप उसको गलत लिख रहे हो तो फिर गलत बुलवा क्यों रहे हो भाई, उसको सही कर लो, जो भी है। अच्छा, कई जैसे कंट्रीज हैं, जैसे मैं बात करूं, जर्मनी है, जर्मनी में जर्मन जो बोली जाती है, तो जर्मन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश से मिलते हैं, लेकिन मिलने के बावजूद भी वहां जो हम लिखते हैं वही प्रोनाउंसिएशन होता है, जो हम लिखते हैं वही प्रोनाउंसिएशन होता है। मुझे थोड़ा सा आइडिया, मेरा बेटा है वो सीख रहा है तो बताता भी है, लेकिन इंग्लिश में नॉलेज में के लगा दिया, निमोनिया में पी लगा दिया, ठीक है, वही चीज है। एनीवे हम आते हैं कार्नो इंजन में। तो कार्नो इंजन एक आइडियल रिवर्सिबल इंजन है, तो आप लिखिए, मैं बोल देता हूं, इट इज एन आइडियल, it is an ideal reversible heat engine, it is an ideal reversible heat engine, it is an ideal reversible heat engine, ठीक है, it is an ideal reversible heat engine, its cycle which is also called Carnot cycle, its cycle which is also called Carnot cycle, its cycle which is also called Carnot cycle involves four processes, ठीक है, इन्वॉल्व्स फोर प्रोसेसेस, और वो फोर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, डैश करके लिख लें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अभी जो मैं बता रहा था आपको, इसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और इसके बाद एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये चार प्रोसेस है, और इसको मैं एक साइकिल में अभी शो करने वाला हूं आपको, ठीक है। इट इन्वॉल्व फोर प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड द साइकिल इज shown below, ये V वॉल्यूम, P प्रेशर, तो देखिए पीवी डायग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं, तो ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसके बाद ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबेटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये, इसके बाद ये एडियाबेटिक, आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्लोप है इसका, फिर ये यहां से कंप्रेस कर दिया आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और फिर एडियाबेटिकली कंप्रेस करके वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि इस केस में यहाँ जो इनिशियल टेम्परेचर था और फाइनल टेम्परेचर था वो सेम हो गया, जो इनिशियल टेम्परेचर था फाइनल टेम्परेचर था सेम हो गया। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में आपको मैंने पीछे भी शायद बताया होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ।
डेल्टा यू 0 होने के बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगा सकते हैं, तो जो हीट नेट एक्सचेंज हुआ वो W के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, और डेल्टा U साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है 0। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर मान लो T1 था, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर T1 था, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है ये वाला। ठीक है, ये आपका एडियाबेटिक, ध्यान से समझना इस साइकिल को। अच्छा विजिबल नहीं हो रहा होगा, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं, आई थिंक ये तो विजिबल है आपको, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब समझो यहां से लेके यहां तक, ध्यान से समझना, बिल्कुल अटेंटिव होकर नोट कर लेना, बाद में पहले ध्यान दो। जो हमने हीट इंजन का भी डायग्राम बनाया था ना, हीट इंजन का जो डायग्राम बनाया था, यहाँ का टेम्परेचर T1 पे हीट Q1 हमने ली, और इसमें से कुछ वर्क में गई, बाकी Q2 T2 टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो गई। ये पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब इसमें यहां से आप देखेंगे इससे इधर जाने पर वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, आप देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा पॉजिटिव। और आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो हीट होगी वो W के बराबर हो जाएगी कि नहीं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आप मेरी बात समझो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा U 0 होगा, और वर्क कैसा है यहाँ पे, एक्सपेंड कर रहा है तो पॉजिटिव, तो वर्क पॉजिटिव होगा अगर, तो हीट भी पॉजिटिव होगी, यानी हीट देनी पड़ी, Q1 हीट एट टेम्परेचर T1, Q1 हीट T1 टेम्परेचर पे देनी पड़ी सिस्टम। इसके बाद आ जाते हैं यहां से यहां तक, दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब हुआ डेल्टा Q 0, डेल्टा Q 0, और डेल्टा Q 0 का मतलब यहाँ पे हीट कोई एक्सचेंज नहीं हुआ सराउंडिंग के साथ, और इस प्रोसेस में एक्सपेंड कर दिया। याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं, परसों बताया था, परसों एकदम एक्सपेंड करेंगे एडियाबेटिकली तो गैस ठंडी हो जाती है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड करने में तो ठंडी होगी, तो यहां से यहां का टेम्परेचर बदल जाएगा, और कितना हो जाएगा T2। अब ये जो T2 है, फिर से आप देखेंगे ये क्या है, ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन था, ये कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब डेल्टा Q नेगेटिव, यानी हीट निकालनी पड़ेगी, रिजेक्ट होगी, तो हीट रिजेक्ट हो गई Q2 एट व्हाट टेम्परेचर T2, तो हीट रिजेक्ट हो गई Q2 एट टेम्परेचर T2। इसके बाद यहां से ये वाला जो प्रोसेस है इसमें डेल्टा Q 0, क्यों 0 भैया, एडियाबेटिक प्रोसेस है, और कौन सा वाला, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और एडियाबेटिक कंप्रेशन मैंने बताया पीछे कि एडियाबेटिक कंप्रेशन में तेजी से कंप्रेस कर देते, तेजी से कंप्रेस कर देते, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो T2 से फिर से T1 हो जाएगा, वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। तो अब आप मुझे बताइए इस पूरी साइकिल के लिए, इस पूरी साइकिल के लिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर इंटरनल एनर्जी इनिशियल पॉइंट, लेट मी से A B C एंड D, तो ये जो ABCD प्रोसेस है इस पूरे में, तो साइकिल फॉर कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल, दिस इंप्लाइज डेल्टा T इक्वल्स टू 0 और एंड देयरफॉर डेल्टा U इक्वल्स टू 0, तो जो डेल्टा Q आएगा वो W के बराबर आएगा, और PV डायग्राम में जो W है दिस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय, एनक्लोज लिखा है, एनक्लोज बाय PV कर्व, यानी कार्नो साइकिल में उस साइकिल का जो एरिया है, दैट एरिया विल गिव यू वर्क, दैट एरिया विल गिव यू वर्क, और वो एरिया एनक्लोज के बराबर आएगा, यानी ये वाला। अब आपके मन में आएगा कि सर हम ये निकाल कैसे पाएंगे, जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली कैलकुलेट करने की, अगर पड़ेगी भी तो वो इस तरह का फिगर तो नहीं देता है क्वेश्चन में, क्योंकि इसको निकाल नहीं पाओगे, वो फिगर जो देगा वो आपको रेक्टेंगल ट्राइंगल इस टाइप का देगा, रेक्टेंगल हो गया या ट्राइंगल, जिससे आप इसका एरिया आसानी से निकाल पाओगे। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हैं
एफिशिएंसी निकलवाता है। एफिशिएंसी निकलवाने के लिए हमें इस एरिया की जरूरत पड़ती है। ये एरिया किसके बराबर आता है? वर्क के। ध्यान रखना ये टोटल हीट है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के Q1 Q2 नेट हीट है ये पूरे सिस्टम के लिए। ये पॉजिटिव हीट नहीं है केवल, ये टोटल, और दैट विल बी इक्वल टू द एरिया, दिस एरिया और दिस एरिया। तो आपको अगर वहां जरूरत पड़े वर्क डन की, कोई P और V में ग्राफ दिया हो, तो साइक्लिक प्रोसेस में ये एरिया निकाल के वर्क तो मिल जाएगा। फिर उस वर्क को अगर हम केवल पॉजिटिव हीट से डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला था W अपॉन पॉजिटिव हीट। तो W तो ये एरिया से आ जाएगा, और इसमें फिर आइडेंटिफाई कर लो किस प्रोसेस में पॉजिटिव हीट दी गई है, केवल वो पॉजिटिव वाली हीट रख दो यहाँ पे नीचे। 1 है, 2 है, 3 है, वो यहाँ रख दो। तो ये आपका एफिशिएंसी आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क एफिशिएंसी मिल जाएगी परसेंटेज में। ठीक है, तो ये आ गया साइक्लिक प्रोसेस। आप इसको बना लो, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो वहां आपको इस तरह का ग्राफ तो नहीं देगा कार्नो इंजन वाला कि इसका एरिया निकालने की जरूरत पड़े, और अगर जरूरत पड़ेगी भी तो आपको यहाँ पे ये हीट है, ये W के बराबर आ रही है। तो हीट में कौन कौन सी, अगर फिगर देखो तो Q1 और Q2, तो ये Q1 Q2 की वैल्यू आप निकाल के नेट जो निकालोगे वही W आ जाएगा। ये निकालोगे वही W आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि इस वाले प्रोसेस में जो Q1 था, ये Q1 है पहले वाले प्रोसेस में, तो Q1 की वैल्यू W के बराबर होगी इसमें। और ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फॉर्मूला आप लगा दोगे nRT1, nRT1 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो ये W1 आ गया, वही हीट आ गई। आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो 0 होगा, और इसमें जरूरत नहीं है। फिर आप इसका निकाल लो, तो Q2 का। ठीक है, ऐसे निकाल के आपको पूरा वो वर्क मिल जाता है पूरे प्रोसेस के लिए। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसी फॉर्मूले को लेते हुए एन ईटा की वैल्यू ये 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। ये जनरल फॉर्मूला था कार्नो साइकिल के लिए, किसी इंजन के लिए, और इनटू 100। अब देखिए यहाँ पे Q1 की बात मैं करूं आपसे, Q1 की बात, तो Q1 इस वाले प्रोसेस में ही तो है, अभी मैं बता भी रहा था, जो हीट दी गई है। तो दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू तो 0 होगा। तो लेट मैं इसको W1 कह देता हूं। तो दैट विल बी इक्वल टू nRT1 log V फाइनल, यानी VB अपॉन VA। इसी तरह से नीचे वाले में Q2 की जरूरत पड़ेगी, तो Q2 विल बी इक्वल टू W2 एंड दैट इज nRT फाइनल, और ये आ जाएगा आपका लॉग ये यहां पर VD अपॉन VC। ठीक है, ये Q2 है, और इसमें ध्यान रखना नेगेटिव साइन के साथ आएगा ये, क्योंकि ये VD और VC में VD कम है। अब आप इसको जब डिवाइड करते हो ना, तो देखो यहाँ पर NR कट जाएगा, और मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, वो कैलकुलेशन हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला जो प्रोसेस है ना B से C, और ये D से A वाला प्रोसेस, दोनों एडियाबेटिक है। तो इस एडियाबेटिक में प्रॉपर फॉर्मूले अगर हम लगा लेना, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि VB अपॉन VA ये बराबर आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बराबर आएगा VC अपॉन VD के। अब आपने कहा सर आपने तो ये लिखा है, मैंने ये इसलिए लिखा है कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल, लेकिन मैंने कहा ये हीट रिजेक्ट होगी। तो जब ये हीट रिजेक्ट होगी तो ऑलरेडी आपका माइनस साइन के साथ आएगा। तो आप चाहो तो इसमें ये माइनस साइन यहाँ जब एडजस्ट करोगे, तो ये वाला टर्म फिर आपका VC, और ये वाला टर्म फिर आपका VD हो जाएगा। तो VB अपॉन VA ग्रेटर देन 1 होगा, और ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, माइनस साइन एडजस्ट कर लिया। तो ये VB अपॉन VA और VC अपॉन VD बराबर आता है, रेशियो बराबर आता है। ये आप एडियाबेटिक प्रोसेस में दोनों में लगा के प्रूव भी कर सकते हो। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है। तो यहाँ पे हम इन दोनों से ये Q1 अपॉन Q2, और मैंने कहा ये जब बराबर आएंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, इधर NR से ये कट जाएगा T1 और सॉरी ये T2, तो ये निकल के आता है T1 अपॉन T2। ये
ये रिलेशन आता है, इसे ध्यान रखना। ये फॉर कार्नो इंजन है, ध्यान रखना, हर इंजन में नहीं चलेगा ये हर इंजन में नहीं चलेगा, ये केवल कार्नो इंजन के लिए है। ऊपर वाला फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पर जो ईटा का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ये एफिशिएंसी के फॉर्मूले को, ईटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्नो इंजन। ये बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये जो फॉर्मूला आया है इसी साइकिल से आया है, कार्नो साइकिल। हर एक साइकिल में मत लगा देना, मत लगा देना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और ये आपका आ जाएगा यहाँ से Q1 अपॉन Q2 और T1 अपॉन T2। यहाँ है क्या, Q2 अपॉन Q1। तो हम इसको एक काम करते हैं, उल्टा लिख लेते हैं, Q2 अपॉन Q1 और इधर T2 अपॉन T1। तो Q2 अपॉन Q1 को उस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकते हो, तो T2 अपॉन T1 आ जाएगा और इनटू 100। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तो जनरल फॉर्मूला है, ऊपर वाला जनरल फॉर्मूला है। और इस जनरल फॉर्मूला से भी ज्यादा जनरल फॉर्मूला वो था, अभी आपको याद आया तो एलजेब्रिक सम वाला जो मैंने लिखा था, एलजेब्रिक सम, और यहाँ पे पॉजिटिव हीट वाला लिखा था। ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, कोई कार्नो वार्नो साइकिल से कोई मतलब नहीं है, कैसी भी साइकिल दे दे। ऊपर मैंने जो बताया था एलजेब्रिक सम, यानी 4-5 तरह की हीट है उसमें, सपोज करिए बहुत सारे प्रोसेस है, तो उन सारी हीट्स को लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी है ऊपर, नीचे केवल पॉजिटिव हीट लो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। कैसा भी सवाल आ जाए, आईआईटी वाईआईटी कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, कितना भी टफ हो, जनरल फॉर्मूला है एलजेब्रिक सम, पीछे लिखाया ना मैंने, वो जनरल फॉर्मूला। ये भी केवल तब है जब दो तरह की हीट है वहां पे, लेकिन कई प्रोसेस ऐसे होंगे, जैसे मैं बताऊं आपको, ये कभी इस तरह का ग्राफ आपके सामने आ जाएगा ट्राइंगल टाइप का, या आपके सामने कोई इस तरह का ग्राफ आ जाएगा और ये पी है और वी है, तो आप देखोगे ये जो 4 प्रोसेस हो गए, 1 2 3 4, ये आइसोबारिक आइसोपोरिक आइसोबारिक आइसोपोरिक। अब ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक नहीं है ये, तो इस तरह का कर्व अगर आ गया ना, तो इन चारों प्रोसेस में हीट आती है, Q1 Q2 Q3 Q4। इनमें से 2 में पॉजिटिव आएगी और 2 में नेगेटिव आएगी, समझ लो मेरी बात को, 2 में पॉजिटिव आएगी 2 में नेगेटिव आएगी, इसमें और इसमें, इस वाले में और इस वाले में नेगेटिव आएगी। तो ऊपर जैसे मैंने कहा Q1 Q2 Q3 Q4, तो ऊपर तो दोनों चारों टर्म आएंगे एलजेब्रिक सम में, Q1 Q2 Q3 Q4 विद साइन आएंगे, ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव है तो विद साइन। और नीचे वाले में केवल पॉजिटिव वाली हीट, नीचे वाले में पॉजिटिव वाली हीट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में यहाँ पर NCP डेल्टा टी लगाऊंगा मैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसमें हीट ऐड करनी पड़ेगी Q1। इसी तरह से ये अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये वाले प्रोसेस में, तो यहाँ पर ऐसे करके हम गए, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर डाउन हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डाउन हो रहा है। फिर इसमें यहाँ पे देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस और इसमें अप हो रहा है। तो इन चारों प्रोसेस में ऐसी Q1 Q2 Q3 Q4 जो हीट आएगी, तो ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी आ जाएंगी और नीचे 2 आएंगी पॉजिटिव, इसमें 2 आएंगी नेगेटिव, वो आप देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो उन दोनों हीट्स को, जो पॉजिटिव वाली यहाँ आ जाएंगी और ऊपर 4 के टर्म आ जाएंगे, इनटू 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर कार्नो इंजन है, ध्यान रखना, केवल कार्नो इंजन में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और आपको मैंने जो कल क्वेश्चंस भेजे हैं काफी सारे, उनको आप पढ़ो प्रीवियस ईयर में, तो उनमें काफी सारे क्वेश्चंस कार्नो इंजन के ऊपर हैं, है ना, तो आप ये पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अभी 10-15 मिनट और अभी पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं ये टॉपिक तो कम से कम थ्योरी का पार्ट तो आज कंप्लीट करूंगा, थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करूंगा, चाहे 10 मिनट लगे या 15 लगे। और कल जो क्लास होगी अपने यूजुअल टाइम पे होगी, टाइम है वही आपका 7 से 8:30 यूजुअल टाइम पे होगी, कल मंडे। तो उसमें मैं आपको फिर इस पर क्वेश्चन डिस्कस करके और इस चैप्टर को कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। आज मैं थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये बहुत क्लियरली होना चाहिए आपके माइंड में, क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन रहेंगे, थ्योरी पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन अभी भी परसिस्ट करें, तो उसके लिए क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। जब तक खुद से नहीं लगाओगे क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है, कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब क्वेश्चंस आप लगाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, हम उस डिटेल में नहीं गए, ये बराबर आते हैं, वो आप करके देख सकते हो, तो ये वैल्यू आती है, लेकिन कार्नो इंजन के लिए ये
तो कुछ तो मैंने भेज दिए, कुछ आप डिफरेंट सोर्सेज से लगाइए, कोई डाउट हो आप पूछिए, कल मैं डिस्कस करके किस चैप्टर को खत्म कर दूंगा एफिशिएंसी के। तो अभी थ्योरी वाले पार्ट को पहले कंप्लीट करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने अभी भेजे हैं वो कल मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आप भी अपनी तरफ से लगा सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए जितना क्वेश्चन लगाओगे अच्छा ही रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी, हर कोई चाहता है एफिशिएंसी बढ़े, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, हर कोई चाहता है एफिशिएंसी बढ़े, वेस्टेज कम से कम हो। अब इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके क्या है, ईटा ज्यादा तब मिलेगा जब ये वाला टर्म, ध्यान से सुनिए, ये वाला जो टर्म है ये छोटा हो। ये छोटा कब हो सकता है, T2 छोटा हो और T1 बड़ा हो। T2 छोटा हो और T1 बड़ा हो, यानी हीट जो दी जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर पे दी जाए, और जो रिजेक्ट हो रही है वो कम से कम टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कार का इंजन, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, फ्यूल को जलाया जाता है और फ्यूल को जला के उसमें हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो उस हीट प्रोड्यूस होने से क्या, जो गैस बनती है वो गैस पिस्टन को पुश करती है और पिस्टन आगे पीछे मूव करना शुरू कर देती है, क्रैंक शाफ्ट उसके साथ जुड़ा होता है तो पहिए घूमना शुरू कर देते हैं। यही तो बेसिक वर्किंग है इंजन की। तो आप सोचिए कि हमारा जो उसमें फ्यूल जो जला, उस फ्यूल को जलाने का पर्पज ये था कि गैसेस बनेंगी और गैसेस पिस्टन को पुश करेंगी, लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ, इंजन भी गर्म हो जाता है, उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। क्या उसको गर्म करना हमारा पर्पज था, क्या उसमें गर्म करके पानी गर्म करना था, कि ऑमलेट बनानी थी उसमें, ऐसा तो पर्पज नहीं था, लेकिन वो अपने आप गर्म हुआ, हमने नहीं किया, लेकिन वो वेस्टेज है, और वो वेस्टेज है, लेकिन वो कम से कम होनी चाहिए, यानी T2 कम से कम हो, इंजन कम से कम गर्म हो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझो, इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी डाल देते हैं या कूलेंट डाल देते हैं, कूलेंट डालने से इंजन थोड़ा ठंडा रहता है, रिलेटिवली थोड़ा ठंडा रहता है। अगर कूलेंट नहीं डालेंगे इंजन आपका बेकार हो जाएगा, पानी नहीं डालोगे, कुछ लोग क्या, पुरानी गाड़ी होती है पानी डाल देते हैं, कूलेंट नहीं डालते, महंगा पड़ता है, पानी सस्ता है, कहीं से भी हैंडपंप से निकाला डाल दिया। पानी भी एक अच्छा कूलेंट है, बट नॉट एज गुड एज जो मार्केट से आप खरीद के डालेंगे, पैसे खर्च कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता तो फिर लोग पैसे क्यों खर्च करते हैं, अगर पानी से बेहतर होता है, इंजन को ठंडा रखता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एवरेज आपका बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब T2 को कम से कम और T1 को ज्यादा से ज्यादा, तो टू इंक्रीज efficiency, to increase efficiency T2 must be low and T1 must be high। अब देखो मेरी बात समझो, अगर मैं T2 एफिशिएंसी 100% चाहता हूं फॉर ईटा इक्वल्स टू 100%, तो 100% कैसे मिलेगा, जब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, 1 माइनस 0 1, तो 100% आ जाएगा। अब ये जीरो दो तरीके से हो सकती है, इट इज पॉसिबल इफ T2 जीरो हो जाए, जीरो में 0 केल्विन, या T1 इनफाइनाइट हो जाए, ये दोनों वैल्यू अचीव नहीं की जा सकती। आज तक 0 केल्विन नहीं, लेकिन क्लोज टू जीरो तो हम पहुंच गए, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर आज तक अचीव नहीं हुआ। और इनफाइनाइट तो आप समझ ही रहे हो, दोनों ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और दोनों ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। नॉट इवन कार्नो इंजन, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है, बट 100% नहीं होती। ये कहा कि आइडियल था सर, वो तो 100 ना, आइडियल तो यहाँ पे आइडियल का मतलब 100% नहीं है। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल इफ, बट अब मैंने यहाँ पॉसिबल लिखा है, इफ कंडीशन दिए, बट प्रैक्टिकली none of the two temperature can be achieved, दोनों में से कोई भी टेम्परेचर को हम अचीव नहीं कर सकते, और इसलिए हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%, जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ भी कर लो आप, 0 केल्विन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैन बी अचीव, नन ऑफ द टू टेम्परेचर कैन बी अचीव, दोनों में से कोई टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते। 10
एफिशिएंसी कांट बी 100%, ठीक है, लेकिन 100% तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा तो कर सकते हैं, ज्यादा तो कर सकते ना। और ज्यादा करने के लिए हम T2 को कम से कम रखें और T1 को ज्यादा से ज्यादा रखें, ठीक है। हाउएवर eta can be increased by lowering T2 and increasing T1, ठीक है। तो हीट का जो प्रोडक्शन हो वो हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए और जो रिजेक्शन होना चाहिए वो कम से कम पे होना चाहिए। इंजन को ठंडा रखना हमारी प्रायोरिटी होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। छोटा सा एग्जांपल ये है कि T1 मान लो 1000 केल्विन है और T2 500 केल्विन है। T1 1000 केल्विन है, T2 500 केल्विन है, तो ईटा की वैल्यू आप उसमें रखेंगे तो 50% आ जाएगी। आप रख लो, ये 500 और 1000 1/2 1 - 1/2 50%। अब देखिए यहां मैं इसके बाद दो सिचुएशन रख रहा हूं। मान लो मुझे कहा गया कि एफिशिएंसी बढ़ाओ, तो मेरे माइंड में दो थॉट आए कि मैं T2 को कम कर लेता हूं 100 केल्विन से, या इसे 100 केल्विन बढ़ा के देख लेता हूं किस में ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि T1 को हाई करने से भी बढ़ती है और T2 को लो करने से भी बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि मैं या तो T2 को 100 केल्विन कम कर देता हूं या T1 को 100 केल्विन ज्यादा कर देता हूं, देखता हूं किसमें अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे T1 को पहले केस में मैंने 1000 केल्विन ही रखा और जो T2 है उसको 100 केल्विन कम कर दिया। T2 को तो कम ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इस केस में आ जाएगी, आप रखो 400 डिवाइडेड बाई 1000, 4/10, 6/10 इंटू 100, 60% आ जाए। यानी एफिशिएंसी बढ़ गई 50% से 60% होगी, 10% का इंक्रीमेंट हुआ केवल इंजन को मैंने 100 केल्विन ठंडा कर दिया। तो अब तीसरा केस, इंजन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी उस हीट को मैंने 100 केल्विन ज्यादा पर प्रोड्यूस किया, यानी 1000 की जगह 1100 केल्विन 1100, ठीक है, 1100 केल्विन आ गया। और T2 को नहीं बदला, वही 500 केल्विन रखा मैंने। किसी एक को बदल के मैंने देखा। तो अब देखते हैं इसमें ज्यादा फायदा होगा क्या। तो 1100 और 500 आप यहां रख लो, 500/1100, तो 5/11 1 - 5/11 6/11 600/11 600/11 करेंगे तो 11 ईटा की वैल्यू 11 5 55 50 54 55 50 44 और 6 54.5% ये आ जाएगा। आप देखिए मैंने एक केस में 100 केल्विन टेम्परेचर कम किया सिंक का और दूसरे में 100 केल्विन बढ़ाया, दोनों को बराबर अमाउंट से चेंज करके देखा, मुझे ज्यादा फायदा हुआ किसमें, इस वाले केस में एफिशिएंसी में सीधे 10% का इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट इसमें भी हुआ लेकिन केवल 4.5% का हुआ, यानी कि मुझे सिंक का टेम्परेचर कम करने में ज्यादा फायदा है कि नहीं है। सिंक का टेम्परेचर कम करने में ज्यादा फायदा है कि नहीं है, बताइए। यस सर। यही कोशिश होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर देखो 100 से हमने इसे कम किया, 100 से इसे बढ़ाया, लेकिन इसमें केवल 4.5% का इंक्रीमेंट और यहाँ 10 का आ रहा है, तो ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए कोशिश होती है इंजन को ठंडे से ठंडा रखा जाए। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, चीजें रटनी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, चीजों को समझना है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें जो बता रहा हूँ। तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि इंजन का टेम्परेचर लो से लो रखा जाए। अब 0 केल्विन नहीं कर सकते, अगर हो जाए तो फिर तो मौजा ही मौजा है, 100% एफिशिएंसी आ जाएगी, महान बन जाओगे आप। ऐसा इंजन बना दोगे तो आपको नोबल क्या पता नहीं क्या क्या नहीं दे देंगे लोग, भैया पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये टेम्परेचर कम किया जाए, लेकिन सेम अमाउंट से कंपैरिजन करने में ही सही है। अब आपने अगर इसको मान के चलो 1200 कर दिया होता तो 100 यहाँ कम किया, 200 यहाँ बढ़ा दिया, तो फिर कंपैरिजन जो हो तो कंपैरिजन के लिए वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। 1200 अगर यहाँ कर देंगे तो वैल्यू फिर डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। तो एनीवे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इट इज मोर एडवांटेजियस टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ सिंक देन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ
सोर्स बाय सेम अमाउंट। ठीक है, ज्यादा एडवांटेजेस हमारे लिए ये है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं इसको। दस, इट इज मोर एडवांटेजियस। थोड़ा मैं क्लास को बढ़ा रहा हूं आज के लिए केवल, क्योंकि मैंने बीच में क्लास का टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया था। जहां 2.25 2 ढाई घंटे क्लास हो रही थी ऑफलाइन में, वो मुझे 1.5 घंटे ही करनी पड़ी इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती। कुछ बच्चे मोबाइल पे जैसे देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं आप में से मोबाइल लैपटॉप पे, तो दिक्कत तो आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, चीजें कुछ दिनों में अपने कंट्रोल में होंगी, सिलेबस भी होगा। आपकी सेहत सबसे जरूरी है। थोड़ा सिलेबस हमारा डिले हो गया 10 दिन, कोई बात नहीं। जो जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके भी एग्जाम पोस्टपोन हो ही गए अप्रैल का। और मई के लिए भी आप निश्चिंत हो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मई में मुझे तो लगता है जेई मेन का एग्जाम होने वाला है नहीं, तो काय को ज्यादा परेशान हो रहे हैं। टेस्ट का जो शेड्यूल मैंने दिया था उसमें भी थोड़ा माइन्यूट चेंज करना पड़ेगा, रीशेड्यूल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस जो मैंने कहा था उससे थोड़ा हफ्ते भर आगे खिसक गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने क्लास का ड्यूरेशन कम कर दिया। भाई 4 साढ़े 4 महीने में पूरी साल का कोर्स ऑलमोस्ट कवर हो गया। भाई जनवरी में तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, लगभग लगभग 15 जनवरी, और उधर बीमार रहा मैं, है ना। बाकी का आप अगर काउंट करो तो फिर भी हमने 2 ढाई घंटे क्लास करके बहुत अच्छे से सिलेबस को यहाँ तक कवर कर लाए, और टाइमली हो गया। अब मैंने ऑनलाइन की वजह से, अगर ऑफलाइन चल रहा होता अब तक खत्म हो गया होता, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा आपके लिए भी कंफर्टेबल होता है। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे। आप कहो 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी पढ़ाने कहोगे, मैं 4 घंटे पढ़ा सकता हूँ, नॉन स्टॉप पढ़ा सकता हूँ। पानी पीऊंगा बीच में, आपको 10 मिनट का ब्रेक दे सकता हूँ। पर कोई जल्दी करने की जरूरत क्या है, अभी एग्जाम वगैरह, मुझे तो लगता है फिलहाल जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से एग्जाम की डेट तो आगे जानी जानी है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, बट एटलीस्ट जो लास्ट आपका हुआ है अप्रैल का कैंसिल हो गया, इसी तरह से मुझे तो लग रहा है मई का भी कहीं कैंसिल ना हो जाए, मई का भी कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। 4,11,000 कल केसेज आए हैं, 4,11,000 मायने रखते हैं। इतिहास बना दिया, लिम्का बुक छोड़ो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भैया। मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह की स्थिति है। आप सोचिए कि बहुत ही खतरनाक है सिचुएशन, क्या कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कल दिल्ली का इंसिडेंट हुआ, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोग मरे। तो इससे खराब बात क्या हो सकती है अपने लिए। अब दोषी कौन है वो आप जानते ही हो। जनता तो अब अपने घर पे बैठी है, हम भी घर पे बैठे, तुम भी घर पे बैठे हो, लेकिन फिर भी स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है। उसमें भी मुझे लगता है कि मई में एग्जाम करा दिए जाए, मुझे हैरानी है। और अभी मैंने हफ्ते भर पहले आपसे बोला भी था, मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी थी, किसी डॉक्टर ने बताया था कि अभी ये केस 5 लाख तक जाएंगे। कल 4,11,000 आए, ऐसा किसी डॉक्टर का ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था, कोई फेक न्यूज नहीं था, मैं किसी वेब पोर्टल पे न्यूज वगैरह पढ़ रहा था, पता नहीं कौन सा। तो 5 लाख केस पहुंचेंगे, उसके बाद डाउनफॉल शुरू होगा। तो ये 15 से 20 मई के आसपास पीक आने वाला है, 15 मई के आसपास। अब सोचो डाउन भी होगा यार, तो मुझे लग रहा है मई के एंड में आपका एग्जाम है जेई मेन का। नीट वाले तो निश्चित रहो अगस्त में, आप टेंशन मत लो, बहुत टाइम है यार आपके पास। जेई मेन वालों की बात कर रहा हूँ। अब आपका मई का लास्ट अटेम्प्ट जो था 25-26 मई को होगा, तो मैं समझ रहा हूँ 5 लाख का पीक अगर पहुंचता, भगवान ना करे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, लोग मर रहे हैं यार, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और जो अपने करीबी लोगों को खोते हैं उनका दुख दर्द देखो, कैसे लोग छटपटा रहे हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो सेफ्टी तो सबसे पहली है, आप घर में ही रहो। एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पैनिकिंग सिचुएशन है बाहर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए, आप मत निकलो, मैं नहीं निकल रहा हूँ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। तो अब एक ही तरीका है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर तो मिल ही नहीं रहा है, तो प्रिवेंशन ही है, घर पे रहो, सेफ रहो। और दूसरा मेरा कहना यह है कि केसेस मई के लास्ट में भी आप देखो, 25-26 मई को एग्जाम शायद मेरा ख्याल से आपका शेड्यूल था, 28 को वाट एवर जो भी स्लॉट था आपका, तो उस समय तक मुझे तो नहीं लगता कि 4 लाख 3.5 लाख से केस कम हो। अगर मान लो सिचुएशन कंट्रोल में भी आती है तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, ये केसेस ज्यादा से ज्यादा 4-3.5 लाख तक पहुंच जाएंगे पीक आने के बाद। तो उन हालातों में मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को एग्जाम कराना चाहिए, पोस्टपोन ही होगा। तो उसके लिए परेशान मत हो, आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, घर पे रह के अपना पढ़ो जितना पढ़ा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, मेंटल स्ट्रेस नहीं रखना है। मेडिकल वाले तो मस्त रहो, अभी बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम है। कोर्स हमारे ग्रिप में, एक हफ्ते थोड़ा डिले हो गया, जो हमने टारगेट रखा था, तो जो टेस्ट हमारे शेड्यूल थे उसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर लेंगे।
और वो किया भी मैंने इसीलिए, आपने देखा शुरू से मैंने खूब मेहनत करी है, 2.5 घंटे कम से कम क्लास आपकी पढ़ाई है, सिलेबस जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा अच्छे से हम कवर कर लाए। ये चीज आप भी रियलाइज करते हो। अभी मैंने जो 2.5 घंटे 2.25 घंटे क्लास हम ऑफलाइन में कर रहे थे, उसी क्लास को मैं 1.5 घंटे पे ले आया, सिर्फ इस वजह से कि सामने आप मोबाइल रख के पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायो मैथ्स भी पढ़ रहे होगे, आंखों में दर्द होगा। 4-4 5-5 घंटे मोबाइल पे कैसे बैठ लोगे। मेरे साथ भी अभी हुआ, जब मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा था, टच स्क्रीन से पढ़ा रहा था, तो मैं पास में रख के ऐसे जब पढ़ाता तो काफी क्लोज हो जाता था, मेरे लिए भी दिक्कत हो रही थी, सर दर्द शुरू हो गया, तब मैंने बोर्ड लगाया। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जो जेई मेन वाले हैं वो भी ये ना सोचे कि हमारा सिलेबस डिले हो रहा है। हेल्थ फर्स्ट है यार, हेल्थ रहेगी, सर में दर्द होता रहेगा, बीमार रहोगे, क्या पढ़ाई कर पाओगे। थोड़ा कम पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, टेंशन फ्री होके पॉजिटिव सोचना है, और सब चीजें अच्छी होंगी। घर पे रहो, बस सेफ रहो, ये जरूरी है। और घर पे जितना पढ़ सकते हो कोशिश करो अपने टाइम को यूटिलाइज करो। thus it is more advantageous to decrease thus it is more advantageous to decrease the temperature of sink than to the temperature increase the temperature of source बाई सेम अमाउंट कहना जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब तभी है। मालूम पड़ा दो लोगों की रेस करा दी और बोले कौन जीतेगा देखते हैं, एक को 100 मीटर में कराई, एक को 200 मीटर, बोले जिसको कम टाइम लगेगा वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो भैया कंपैरिजन तो तब होगा ना जब दोनों को 100 मीटर की रेस कराओगे। नहीं, बोले नहीं, एक को 100 मीटर में दौड़ाऊंगा और एक को 200 मीटर में दौड़ाऊंगा, फिर देखूंगा कौन जीतता है, जो कम टाइम लेगा वो जीतेगा, वही विनर होगा, उसी को गोल्ड मेडल देंगे। तो ये तो नॉनसेंस बात होगी कि 100 और 200 मीटर में कम, अरे 100 में दौड़ाएंगे या 200 में दौड़ाएंगे। तो कंपैरिजन है बाई सेम अमाउंट। ठीक है, हालांकि आज संडे में भी मैं चाह रहा था क्लास आपकी ऑफ रखी जाती, पर मुझे लगा थोड़ा सा जो टेस्ट हमारे शेड्यूल है वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, 1 या 2 टेस्ट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी के टेस्ट तो आगे ऑन टाइम हो सकते हैं। और हो सकता है उसमें भी आगे अगर टेस्ट की डेट पोस्टपोन होती है, आपके जो एग्जाम है उनकी डेट अगर पोस्टपोन होगी, तो वो शेड्यूल भी फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे जेई मेन के पेपर में जल्दी जल्दी करा रहा था, जो शेड्यूल भेजा था वो इसी वजह से था कि मैं चाहता था मई से पहले आपके एग्जाम हो जाए। अब फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, अब बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। भाई मैं आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट जो सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से वो देख लेंगे। मेन चीज है आपका सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, और वो काफी हमने कर भी लिया है, जो सोचा नहीं था उससे बहुत अच्छा। मतलब सोचिए कि जिस तरह के हालात थे और हमें जो टाइम मिला था, थोड़ा सा 4 महीने 5 महीने ही मिले थे, उस 4-5 महीने में हमने पूरा सिलेबस कवर कर डाला। अब इससे ज्यादा और यार बुरी स्थिति क्या होगी, इस साल पिछली साल की जैसी सिचुएशन तो नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि नवंबर तक चीजें खिंचेंगी, जैसे नवंबर में हमने स्टार्ट किया था, नवंबर में हमने पढ़ाना शुरू किया ऑफलाइन, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी चल रहा था, कुछ कोर्स हो गया था, हालांकि मैंने पूरा ही ऑफलाइन से आपको करा ही दिया। लाइट बची है, ऑनलाइन में हो चुकी है, अब ऑफलाइन में भी लाइट करा ही दूंगा। तो फिर भी काफी अच्छा हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से कवर किया है चीजों को। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। अगला केस है और लास्ट केस है, अगले 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको, कल फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर। हीट पंप, पंप का फंक्शन तो जानते ही हो, पंप क्या करता है, एक तरफ से पानी लिया दूसरी तरफ पानी निकाल दिया, तो ऐसे एसी या रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर और एसी भी दे सकते हो आप इसके साथ में। ये हीट पंप के जैसा काम करते हैं, एक तरफ से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और दूसरी तरफ रिजेक्ट करते हैं। और ये जो हीट इंजन था उसके रिवर्स वे में ऑपरेट करता है। ये क्या कर रहा था, हाई टेम्परेचर, हीट इंजन क्या कर रहा था, हाई टेम्परेचर से हीट लेके कुछ वर्क में कन्वर्ट करके बाकी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये क्या करता है, उल्टा करता है, ये लो टेम्परेचर हीट लेता है और उसके लिए कंप्रेसर को वर्क करना पड़ता है, वर्क ऐड होता है, मिलता नहीं है, देना पड़ता है, और फिर हाई टेम्परेचर पर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं इट ऑपरेट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ हीट इंजन। ठीक है,
इट ऑपरेट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ हीट इंजन, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक हीट इंजन को उल्टा लगा दिया जाए तो वो हीट पंप का काम कर जाएगा, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल आ चुके हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि एक हीट पंप को एक रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में ये काम करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, इट टेक्स हीट फ्रॉम, आप चाहो उसे सोर्स बोल सकते हो, आप चाहो उसे सिंक कह सकते हो, बट मेन समझने की बात यह है कि ये हीट लेता है लो टेम्परेचर पर, और उसके लिए इट हैज टू डू सम वर्क, और उसको रिजेक्ट कर देता है हाई टेम्परेचर पे। तो आप सोर्स और सिंक के नाम से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सोर्स और सिंक के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये समझना है कि लो टेम्परेचर पे हीट ये खींचता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में नाम इस तरह के आते हैं तो उसको लेके हो सकता है आपको एक कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन उस पर ध्यान न देखें, आप ऐसे करें, मैं वो लिख ही नहीं रहा हूं चीजें, इट टेक्स हीट एट लो टेम्परेचर एंड परफॉर्म सम वर्क W, perform some work W to extract it and reject it to surrounding at high temperature। अब ये जो मैंने लिखाया है ना, इसको एक ब्लॉक डायग्राम से हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। It operates in reverse order of heat engine. It takes heat at low temperature and performs some work W to extract it and reject वो जो हीट है जो निकाली थी to the surrounding at high temperature। अब इसी को डायग्राम से समझो आप, ब्लॉक डायग्राम है, तो यहां से ये लो टेम्परेचर था T2, ठीक है, लो टेम्परेचर था T2, और इससे हीट इसने ली, ये Q2 खींची, और इसके लिए इसको वर्क करना पड़ा, ये नाम है इसका हीट पंप, और ये सराउंडिंग को रिजेक्ट कर दी। सिंबल मैं वही यूज कर रहा हूं जो पहले यूज किए थे, और ये हाई टेम्परेचर। अब देखिए ये नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप इसे सोर्स कह सकते हैं, आप इसको सिंक भी कह सकते हैं, बट उस चक्कर में ना पड़ के हम इसे सोर्स भी कह सकते हैं, यहां से ली, और यहाँ सराउंडिंग कह सकते हैं रिजेक्ट की। तो बेटर है कि हम लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में फोकस करें। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे कि जो Q1 जो निकली है वो इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, तो W की वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2। आप ध्यान से देखो ये वही फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा था। अब यहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी होती है हीट पंप की, उसको एफिशिएंसी ना बोल के एक दूसरा नाम यूज करते हैं, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी एक तरह से एफिशिएंसी होता है कि हमको आउटपुट क्या मिला और उसके लिए कितना इनपुट हमें देना पड़ा। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, ये मैं इरेज कर देता हूं। तो अब यहाँ पे एक चीज जो समझनी है वो ये है, एफिशिएंसी नहीं कहूंगा मैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक तरह से एफिशिएंसी जैसा ही टर्म है, इसके लिए सिंबल में बीटा यूज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको एफिशिएंसी नहीं बोलते। और बीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है, मैं अभी भी यहाँ पे यही लिखूंगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर आपसे मैं पूछूं और आपने अगर पहले कभी पढ़ा नहीं होगा तो बच्चे को क्या लगता है आउटपुट और इनपुट, वो क्या बताएगा, सुनो मेरी बात, आउटपुट ये सोचता है बच्चा और इनपुट सोचता है ये, आउटपुट सोचता है ये और इनपुट सोचता है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। गलत। यहां आपको हीट पंप के रेफरेंस में सोचना है कि इसने आउटपुट क्या दिया, आउटपुट क्या था इसका, इसे फ्रिज को एसी को लगाया क्यों, इसको लगाया हमने ठंडा करने के लिए, तो इसका आउटपुट ये है। ये चीज समझना जरूरी है कि आउटपुट ये है। आउटपुट बच्चों को लगता है कि ये है जो बाहर निकल रहा, नहीं, यही तो चीज समझनी है आपको, यही चीज तो आपको समझनी है। तो आउटपुट ये है, और इसके लिए इनपुट क्या दिया, वर्क किया इसने। ये वर्क जब किया,
ये जब वर्क किया, इस वर्क से ही तो इतना आउटपुट मिला हमको। तो यहां आपको ये समझना है कि आउटपुट का मतलब यहाँ Q2 हीट निकाली और उसके लिए पंप ने इनपुट किया वर्क का। अब ये चीज जिस बच्चे ने समझ ली तो वो सही कर लेगा क्वेश्चन को। तो ये चीज आपको यहाँ आउटपुट इनपुट का मतलब समझ में आना चाहिए। हीट इंजन सॉरी हीट पंप या रेफ्रिजरेटर लगाया, उसने क्या किया, ठंडा किया, इतनी हीट निकाली, ये आउटपुट कहा जाएगा इसका। आउटपुट का मतलब बाहर निकल रहा है वो नहीं, आउटपुट का मतलब कर क्या रहा है, ठंडा कर रहा है, ठंडा करने के लिए हीट निकाल रहा है, इतनी खींच रहा है, और उसके लिए इतना वर्क करना पड़ रहा है, इतना इनपुट देना पड़ रहा है। तो ये है, ये नहीं कि आपने ये सोच लिया कि ये आउटपुट है ये इनपुट है, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और ये आ गया, इसको फर्दर आप बीटा को Q2 अपॉन W, W की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, और इनटू 100 कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में। एक दो चीजें और यहाँ पे बता के आज की क्लास को मैं खत्म करूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं इसी में और बहुत काम की है। सो ये जो फॉर्मूला आया, ये Q2 और Q1 माइनस Q2, ठीक है, इसको आप चाहो तो फर्दर फॉर कार्नो पंप, जैसे कार्नो इंजन था ना वैसे ही कार्नो पंप, आइडियल पंप कह सकते हो, फॉर कार्नो पंप, ठीक है। और कार्नो पंप के लिए जैसे वहां फॉर्मूला था तो ये T2 अपॉन T1 माइनस T2 इंटू 100, लेकिन ये फॉर्मूला केवल कार्नो पंप के लिए होगा, कार्नो पंप के लिए, ठीक है, या कार्नो पंप कह लो, या इसे रेफ्रिजरेटर, कार्नो रेफ्रिजरेटर भी कह देते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट एक तो इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है जो जाननी चाहिए आपको, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, एक ये आ गया, ठीक है, कार्नो के लिए इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, टेम्परेचर दिया होता है। अब एक छोटी सी बात जो मुझे बतानी वो है बीटा और जो ईटा था पीछे एफिशिएंसी, इसमें एक रिलेशन आता है और इस पे सवाल आए। मैंने कहा ना एक हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल किया गया, तो वहां आपको बीटा दिया होगा ईटा की जरूरत पड़ेगी, या ईटा दिया होगा बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो वो यहां से आप समझो, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q2, ध्यान से देखिएगा, Q2 अपॉन Q1 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, बस इसके साथ ही आज की क्लास को ओवर करूंगा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, ठीक है। तो ईटा का फॉर्मूला आपको याद है, ईटा का फॉर्मूला था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो यहां से Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू, अच्छा 100 का मल्टीप्लाई ना भी करो चलेगा, अभी मैं हटा ही देता हूं इसको क्योंकि कंपैरिजन में काम आएगा, परसेंटेज तो निकाल लेंगे। तो यहां से Q2 अपॉन Q1 की जो वैल्यू है, Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू वो 1 माइनस ईटा आ गई, ये ऊपर वाले में रख दो। तो Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू भैया आ गई 1 माइनस ईटा, और यहां देखो ये जो लिखा हुआ है ये यही तो है ईटा, ये आ गया, ये आ गया। और इस फॉर्मूले पे मैं अभी आगे बताऊंगा, मेडिकल और जेई मेन दोनों में सेम क्वेश्चन मेडिकल और जेई मेन में 2 बार आ चुका है इस फॉर्मूले पर बेस्ड, वो कल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, ये आप नोट कर लो। कोई डाउट हो यहाँ तक किसी का आप पूछ सकते हो। थ्योरी का पार्ट कल कंप्लीट हो गया। एक चीज और मैं इसमें बता दूंगा, और वो है आपका एंट्रोपी। एक बार क्वेश्चन जेई मेन में एंट्रोपी को लेके आ चुका है, और एम्स में अब तो नहीं होगा एम्स, लेकिन एम्स में सेम क्वेश्चन एम्स में भी आ चुका है जो जेई मेन में, वो भी मैंने आपको भेजा है। एंट्रोपी का एक क्वेश्चन होगा, ट्राइंगल वाला डायग्राम बना होगा पीवी में, ट्राइंगल वाला फिगर, वो मैं आपको एंट्रोपी पढ़ा दूंगा। पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें एंट्रोपी का केस बता के उस क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो।